नमस्कार स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। मैं सरफराज खान और आप देख रहे हैं ब्रेन स्पार्क ह्यूमैनिटीज। और आज की वीडियो फिर से पॉलिटिकल थ्योरी की 7th चैप्टर पे हम आज डिस्कशन करेंगे। 7th चैप्टर किस पे है? नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद। और आज जानेंगे भैया कि राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या होता है, इसका जो संबंध आखिर इतना अहम क्यों है, इसकी अवधारणा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसे समझना क्यों जरूरी है, और क्या राष्ट्रवाद जो है वो देशभक्ति तक जुड़ा हुआ है या इसके अहम पहलू भी हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर को और समझते हैं। देखिए, हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी कुछ मैंने सेक्शंस बना रखे हैं जो इस चैप्टर में हमें सीखने को मिलेंगे, समझने को मिलेंगे। तो आज का जो 7th चैप्टर है राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म, इसमें हम क्या चीजें सीखेंगे? कुछ 5 चीजें मैंने निकाली है जिसमें कि हम राष्ट्रवाद का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म समझेंगे। इसके अलावा हम राष्ट्र का भी अर्थ समझेंगे, व्हाट इज नेशन, और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय यानी कि अंतरात्मा की आवाज भी समझेंगे हम राष्ट्र की। और इसके बाद हम समझेंगे राष्ट्रवाद की शक्ति क्या है, जो नेशनलिज्म की पावर है और उसकी लिमिटेशन है, इसको समझेंगे। और लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के बीच का हम संबंध समझने की कोशिश करेंगे कि एक लोकतांत्रिक देश में राष्ट्रवाद किस सीमा तक होता है, किस तरह का होता है और कैसा काम करता है। तो शुरू करते हैं हम चैप्टर को और डिटेल में समझते हैं राष्ट्रवाद को। तो चैप्टर शुरू होता है भाई राष्ट्रवाद का परिचय। देखिए, बुक अगर आप खोल के बैठेंगे तो बुक के अंदर आपको 7.1 जो पैरा है वो आपको इंट्रोड्यूसिंग नेशनलिज्म बताता है, और वही है हमारा ये राष्ट्रवाद का परिचय। और अब हम इस पहले पैरे को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम समझते हैं इससे इंट्रोडक्शन में कि राष्ट्रवाद आखिर है क्या। देखिए, आम समझ जो कोई भी व्यक्ति राष्ट्रवाद के प्रति रखता है वो कुछ इस तरीके से रखता है कि भैया राष्ट्रवाद का मतलब है देशभक्ति, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसका सम्मान करना राष्ट्रवाद है, और देश के लिए बलिदान देना राष्ट्रवाद है। इसके अलावा हम गणतंत्र दिवस की परेड यानी कि रिपब्लिक डे परेड देखते हैं, और जिसमें हमारे भारतीय राष्ट्रवाद की बेजोड़ प्रतीकों को दिखाया जाता है, देश की विविधता को दिखाया जाता है परेड के माध्यम से। वहाँ पे सत्ता को दिखाया जाता है, उसकी शक्ति को दिखाया जाता है और विविधता की भावना को दिखाया जाता है, सिर्फ एक दिन में रैली के माध्यम से, परेड के माध्यम से, जो परेड निकलती है रिपब्लिक डे की। तो आम समझ है ये राष्ट्रवाद के प्रति कि भैया राष्ट्रवाद बस देशभक्ति तक, यानी मैं अपने देश से प्यार करता हूं वहां तक सीमित है, मैं अपनी देश की धरोहर और ध्वज से प्यार करता हूं वहां तक सीमित है, मैं देश के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हूं वहां तक सीमित है। ये एक कॉमन जो विचार है वो राष्ट्रवाद का ये है। बट इसकी परिभाषा वैसे ही है जैसे कि सुकरात कहते हैं कि किसी भी चीज की सरल परिभाषा उसको खराब कर देती है। तो इसी तरीके से राष्ट्रवाद की परिभाषा भी जो है सरल रखेंगे तो अच्छा नहीं होगा। परिभाषा इसकी करना थोड़ी मुश्किल है, और मुश्किल इसलिए क्योंकि काफी चीजें इसमें शामिल होती है राष्ट्रवाद में। राष्ट्रवाद की सुस्पष्ट और सब मान्य परिभाषा कुछ भी नहीं है और देना आसान भी नहीं है, क्योंकि समय के साथ साथ इसमें चीजें जो है राष्ट्रवाद के प्रति जुड़ती चली जाती है। पर हम इस अध्याय के जरूर माध्यम से जरूर समझेंगे कि वैश्विक मामलों में जो है राष्ट्रवाद क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, लास्ट चैप्टर जो था वो हमारा था सिटीजनशिप, और जब हमने सिटीजनशिप पढ़ा तो वहां हमने यूनिवर्सल सिटीजनशिप के बारे में भी पढ़ा कि भाई सार्वभौमिक नागरिकता, और हमने ग्लोबल सिटीजनशिप के बारे में भी पढ़ा कि भाई वैश्विक नागरिकता। जब सार्वभौमिक और वैश्विक नागरिकता जब जो मामला बढ़ रहा है, की अवधारणा उभर के सामने आ रही है, और जब वैश्विक स्तर पे लोग जो नागरिकता की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्र वाला महत्व कहीं ना कहीं धूमिल होता हुआ नजर आता है। लेकिन आज जब हम ग्लोबलाइजेशन के भी एरा में हैं तो भी राष्ट्रवाद कितना महत्वपूर्ण है इसको समझना जरूरी है। तो इसके लिए हम राष्ट्रवाद के पहले इतिहास को समझते हैं कि भाई पिछले 2 शताब्दियों में यानी कि 200 सालों का इतिहास हम समझते हैं कि राष्ट्रवाद ने अपने आप को कैसे निखारा है। तो पहली बात तो यह है कि राष्ट्रवाद जो है एक सम्मोहक राजनीतिक सिद्धांत है,
यानी सम्मोहक राजनीति सिद्धांत क्यों है? क्योंकि ये इतिहास रचने में जो है योगदान देता है। किसका इतिहास रचने में योगदान देता है? देश का इतिहास रचने में योगदान देता है, देश के बलिदान का इतिहास रचने में योगदान देता है, और देश के प्रति लड़ाई, जो संघर्ष जिसे कहते हैं, देश को आजादी दिलाने के लिए और फिर उसमें एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करने के लिए जो राजनीति हुई, तो उसकी सम्मोहक राजनीति रचने का ये जो है योगदान देता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के ही प्रति गुणगान वाली जो बातचीत होती है, गुणगान वाली जो रचनाएं होती हैं, वो उभर के सामने आती है। आज हम देशभक्ति की कितनी ही बातें करें, हम अपने जितने भी शहीद लोग हैं, जितने भी राजनेता हैं या युवा हैं जो जिन्होंने आज भारत को आज़ादी दिलाने में अपना योगदान दिया है, तो उनके प्रति हम जो उनका इतिहास लिखते हैं तो हम उन्हें गर्व से याद करते हैं, हम उन्हें याद करते हुए प्राउड फील करते हैं। तो यही जो प्राउड फील वाली जो राजनीति होती है, वो सम्मोहक राजनीतिक सिद्धांत के अंदर आती है राष्ट्रवाद के तहत। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रवाद है वो पहले तो इतिहास रचने का जो है बहुत बढ़िया योगदान देता है और उत्कृष्ट निष्ठाओं को दिखाता है, यानी ऐसी निष्ठा जो देश के प्रति पूर्ण हो, या अपने राष्ट्र के प्रति पूर्ण हो, या अपनी जो जमीन है उसके प्रति पूर्ण हो, कि भी कुछ भी कर गुजरने वाली निष्ठा को दिखाने का काम करता है, और जो दुश्मन होते हैं उसके प्रति गहरे घाव को भी दर्शाने का काम करता है। और इस तरीके से राष्ट्रवाद उभर कर सामने आता है। सिर्फ देशभक्ति में ही राष्ट्रवाद नहीं है, बल्कि जो हमारे जो पूर्वजों ने फेस किया इस राष्ट्रवाद की धरोहर को स्थापित करने में, वो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं अहम भूमिका का काम करता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद का इतिहास जो है पिछले 200 सालों का, वो एक सम्मोहक राजनीतिक सिद्धांत के तौर पे है, जो कि इतिहास को रचने में योगदान देता है और उत्कृष्ट निष्ठाओं को दर्शाने का काम करता है और गहरे विद्वेषों को प्रेरित करने का काम करता है, ताकि जो है राष्ट्रवाद बरकरार रहे और उसके नाम पे जो है देश संचालित किया जा सके। ठीक है, और ऐसा ही कुछ आज के समय में भी हमें देखने को मिलता है, और बाकी इसकी बात मैं आगे और डिटेल में करूंगा। देखिए, राष्ट्रवाद है ना, जो दो तरह की भूमिका निभाता है, दो तरह की भूमिका। अब दो तरह की भूमिका वो कैसे निभाता है? एक तो देखो पॉजिटिव पक्ष इसका है और एक नेगेटिव पक्ष है। हर चीज के काफी पक्ष होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होते ही होते हैं। तो ये एक क्या करता है कि जनता को जोड़ने का काम करता है, जनता को जोड़ने का काम करता है। कहाँ की जनता को जोड़ने का काम करता है? ये अपने राष्ट्र के अंदर समाहित जनता को आपस में जोड़ने का काम करता है, ताकि राष्ट्र की एकता, अखंडता और उसकी प्रतिष्ठा को बचाया जा सके, उसको जो है विश्व स्तर पर ऊंचा बढ़ाया जा सके। वहीं ये अत्याचारी शासन से मुक्ति में मदद करता है। जो भी अत्याचारी शासक होता है या शासन होता है देश के अंदर, राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ा के ही उससे छुटकारा पाया जा सकता है और पाया गया है। यही हमने इतिहास में देखा है कि जब जब शासन जो है या शासक जो है वो शोषक बन जाता है और जनता का बेजोड़ शोषण करने लगता है, तो जनता एकजुट होती है और ऐसा आंदोलन, ऐसा मूवमेंट करती है और ऐसा विद्रोह करती है कि वो अत्याचारी शासक खत्म हो जाता है। तो ये इसका सकारात्मक हिस्सा है। वहीं जब नकारात्मक हिस्से की बात करें तो ये जनता को जोड़ने के साथ साथ जनता को विभाजित करने का भी काम करता है। आप सोचोगे कि भाई जोड़ रहा है तो विभाजित कैसे कर रहा है? देखो, जोड़ वो किसको रहा है? जो उस टेरिटरी के अंदर है, जो उस राष्ट्र या उस देश के अंदर है। लेकिन तोड़ किसको रहा है? जिस राष्ट्र से उसका द्वेष है। जब दो देश आपस में दुश्मन होते हैं तो उन दोनों देशों की जनता के बीच में एक बहुत बड़ा विभाजन जो है स्थापित हो जाता है। आप एक सिंपल सा उदाहरण दे देता हूं। ये विभाजन आप इंडिया और पाकिस्तान के माध्यम से बड़ी आसानी से लगा सकते हैं कि भाई इंडिया और पाकिस्तान के जो लोग हैं, हमारे बीच में जिस भी तरह का द्वेष है, जो हमारा ऐतिहासिक द्वेष है, चाहे विभाजन के बाद वो खड़ा हुआ है, वो हमारा दुश्मन है, क्योंकि उसके साथ हमारे काफ़ी बार युद्ध भी हो चुके हैं और युद्ध में हमने उन्हें काफ़ी बार पराजित भी किया है और बड़े अच्छे तरीके से पराजित किया है। तो इस पराजित करने के बाद ये हमारी खुशी का पल होता है कि भाई हमने अपने दुश्मन को हराया और अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाया। लेकिन जो हमारी जनता है और जो उनकी जनता है, उसके बीच में इस बात को लेके जो विभाजन पैदा हो गया कि वो अब आपस में एक दूसरे से खुशी के पल बांट नहीं सकते, क्योंकि
अगर ऐसा वो करेंगे और खुल के करेंगे तो कहीं ना कहीं एक देशद्रोही वाली भावना पैदा हो जाएगी कि भाई ये उससे बात कैसे कर रहा है, ये बात कर रहा है, यानी कोई जो है गड़बड़ जरूर चल रही है। तो इस तरीके से विभाजन पैदा होता है, विरोध पैदा होता है, शत्रुता पैदा होती है और कटुता पैदा होती है, और यही जो है युद्ध का कारण बनता है। जैसे कि आज वैश्विक स्तर पे आप देखोगे तो ईरान और फिलिस्तीन को लेके जो राष्ट्रवाद की भावना है कि फिलिस्तीन के लोग अपने हिस्से को बचाना चाहते हैं, लेकिन ये जो इजराइल और फिलिस्तीन की बात मैं कर रहा हूं कि इजराइल जो है फिलिस्तीन को अपने कब्जे में लेना चाहता है, लेकिन फिलिस्तीन जो है अपने हिस्से को बचाना चाहता है, वो अपनी जमीन को पाना चाहता है। वहीं जो आप रशिया को देखोगे और यूक्रेन को देखोगे, दोनों के दोनों अपने राष्ट्रवाद के चरम पे युद्ध कर रहे हैं। वहीं एक तरफ वियतनाम और रशिया के बीच में इसी बात को लेके विवाद चल रहा है, तो वहीं हमारा इंडिया और पाकिस्तान का भी इसी को लेके विवाद चलता रहता है, और इसमें अहम भूमिका जो निभाता है वो राष्ट्रवाद निभाता है, युद्धों का कारण बनता है। ठीक है, साम्राज्यों और राष्ट्रों को ध्वंस यानी विध्वंस करने का भी उनका कारण बनता है, उनको डिस्ट्रक्ट करने का भी, कि बड़े बड़े साम्राज्यों को और राष्ट्रों को खत्म करने में भी जो भूमिका अदा करता है वो राष्ट्रवाद अदा करता है। राष्ट्रवाद जब ज्यादा हावी हो जाता है तो बड़े बड़े राष्ट्र भी खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आगे समझेंगे कि कैसे राष्ट्रवाद जब ज्यादा हावी हो जाता है तो देश खत्म हो जाते हैं। डिटेल में मैं उदाहरण के साथ आपको समझाऊंगा। राष्ट्रवाद की बेसिक भूमिका क्या है, ठीक है, भूमिका को समझते हैं। राष्ट्र राज्यों की सीमाओं का निर्धारण और पुनर्निर्धारण करने का ये काम करता है। जो भी स्टेट नेशन होते हैं, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, आपका नेपाल है, तो जो राष्ट्रवाद के तहत ही इनकी राज्यों की सीमाओं का निर्धारण यानी डिटरमाइन होता है या तय किया जाता है कि भाई ये इसकी सीमा है। और आज भी दुनिया विभिन्न राष्ट्र राज्यों में बटी हुई है। आज भी दुनिया विभिन्न राष्ट्र राज्यों में बटी हुई है। तकरीबन देश के अंदर 196 से ज्यादा देश हैं और वही राष्ट्र राज्य हैं। उनकी अलग, हर देश की अलग राष्ट्र, हर देश या राज्य की अलग राष्ट्रवाद की एक नीति और अवधारणा है, और अलगाववादी संघर्ष भी इसमें आम बात है। जब राष्ट्र राज्य बन भी जाते हैं तो उनमें से अलग होने की भूमिका जो है, अलग होने का जो संघर्ष है वो भी हमें देखने को मिलता है। जरूरी नहीं है कि एक राष्ट्र बन गया है तो सभी लोग आपस में रहना ही चाहें, कोई ना कोई अलग होने की बात करता है। अब ये अलग होने की बात कैसे होती है और वो संघर्ष कैसे हमें देखने को मिलता है, उसमें क्या परिणाम होता है, ये भी हम आगे जानेंगे। चलिए इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, असल जीवन में अगर हम उदाहरण के तौर पे राष्ट्रवाद को समझे तो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अहम जो है वो भारत का स्वतंत्रता संग्राम ही है, जो 1947 में हमें आज़ादी मिली थी, और ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्ति पाने के लिए हमने संघर्ष किया था। और ये संघर्ष हमारी राष्ट्रवाद की शक्ति को ही दर्शाता है कि भाई भारत को तो आज़ादी दिलानी होगी, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है, तो इस करके हमने आज, अगर हमारा राष्ट्रवाद चरम पे नहीं होता और सब लोग आपस में जुड़ते नहीं, तो शायद ही आज हम उपनिवेशवाद से मुक्त होते। ठीक है, तो इसके अलावा एक यूएसएसआर का विघटन जो है, यूनाइटेड सोवियत स्टेट ऑफ रूस जो है, उसका विघटन भी है। इसमें 15 स्वतंत्र राष्ट्र राज्य राष्ट्रवाद ने साम्राज्य तोड़ा। जो यूएसएसआर का जो राष्ट्रवादी साम्राज्य था उसको तोड़कर जो है 15 राष्ट्र राज्य, स्टेट नेशन अलग बने। तो जहां एक तरफ से हमने आजादी पाई गुलामी से, वहां एक राष्ट्रवाद को तोड़ के 15 देशों ने एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य स्थापित किया। और वहीं भारत पाकिस्तान के विभाजन की बात करें तो राष्ट्रवाद की नकारात्मक भूमिका हमें यहाँ देखने को मिलती है, विभाजन और हिंसा, कि जहां दो अलग राष्ट्रवाद उत्पन्न हुए और उस दो अलग राष्ट्रवाद की वजह से एक ही क्षेत्र दो अलग हिस्सों में बट गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे राष्ट्रवाद मुक्ति दिलाने का काम करता है, आजादी दिलाने का काम करता है, कैसे राष्ट्रवाद एक राष्ट्र साम्राज्य को तोड़ के स्वतंत्र राष्ट्र राज्य बनाने का काम करता है, और यही हमने देखा कि राष्ट्रवाद जब चरम पे आ जाता है तो ये विभाजन और हिंसा को भी बढ़ाने का काम करता है। तो इस तरीके से राष्ट्रवाद की दोहरी भूमिका है, सकारात्मक और नकारात्मक। ये जोड़ना प्लस तोड़ने का भी काम करता है, मुक्ति दिलाने का भी काम करता है, तो ये विरोध करवाने का भी काम करता है। तो इस तरीके से हमने समझा कि भैया आखिर राष्ट्रवाद है क्या। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा कॉन्सेप्ट।
अब आगे बढ़ते हैं कि भाई राष्ट्रवाद के जो चरण है, विभिन्न इसके कुछ चरण है, कुछ मेरे ख्याल से 3 चरण है इसके, उन 3 चरणों को हम समझते हैं। तो एक एक करके समझते हैं। देखिए, राष्ट्रवाद का जो पहला चरण है एकीकरण का चरण है, मतलब एक करने का। ये चरण कब स्टार्ट हुआ था? ये 19वीं सदी के यूरोप में स्टार्ट हुआ था एकीकरण का चरण। इसमें क्या हुआ था, छोटी छोटी जो रियासतें थी वो एक होना चालू हो गई और उन्होंने मिलकर बड़ा बेहतर बृहत्तर और वृद्ध वाइड स्टेट नेशन की स्थापना की। ठीक है, छोटे छोटे राष्ट्र राज्यों ने, छोटे छोटे रियायतों ने एक होके एक बड़े राष्ट्र की स्थापना की, राष्ट्र राज्य की। और एकीकरण के उदाहरण में हम जर्मनी और इटली को शामिल कर सकते हैं, जहां छोटी छोटी रियासतों ने मिलके इटली और जर्मनी में एक बड़े राज्य का निर्माण किया। तो इसमें क्या है, इसके अलावा बड़ी संख्या में नए राज्य बने, उसका उदाहरण हम ले सकते हैं लैटिन अमेरिका, जहां छोटी छोटी रियासतों ने मिलके बड़े राज्य का निर्माण किया। अब इसका परिणाम क्या होता है? जब एकीकरण होता है तो उसका परिणाम क्या होता है? स्थानीय निष्ठाएं जो है, जो मतलब लोकल जो मान्यताएं होती है, वो राष्ट्रीय मान्यताओं और निष्ठाओं में बदल जाती है। ठीक है, एक लोकल जो मान लो एक छोटा सा राज्य है, मान लो बिहार है, और बिहार, पंजाब और अपना यूपी, मध्य प्रदेश, ये अलग अलग रियासतें थी, बटे हुए थे। हम भी कुछ 500 प्लस रियासतों में बटे हुए थे। जब वो उन रियासतों की अलग अलग निष्ठाएं थी, और जब वो अलग अलग निष्ठाएं आपस में मिलती है तो राष्ट्र निष्ठा यानी भारतीय निष्ठा बन के बदली। तो वही राष्ट्रीय निष्ठा में जब स्थानीय निष्ठाएं आपस में मिलकर एकीकृत हो जाती है तो राष्ट्रीय निष्ठा बन जाती है। जो बोलियां होती हैं, अलग अलग बोलियां होती हैं, वो सर्वमान्य जन भाषाओं में विकसित हो जाती है। जब एक राष्ट्र बन जाता है तो सारी जो बोलियां हैं उनको एक मान्यता मिल जाती है राष्ट्र स्तर पे। नई राजनीति की पहचान मिलती है, राष्ट्र राज्य की सदस्यता पर आधारित होती है। छोटी छोटी रियासतें जब मिलकर एक बड़ा राज्य बनाती है, राष्ट्र राज्य बनाती हैं, तो उन्हें राष्ट्र राज्य की सदस्यता का दर्जा मिल जाता है। तो ये एक तरीके से विश्व स्तर पर नई राजनीति की पहचान होती है। तो ये राष्ट्रवाद के विभिन्न चरण में से पहला चरण था एकीकरण का चरण। जिसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी में यूरोप से चालू हुई थी। ठीक है, दूसरा एकीकरण हुआ, अब पतन का चरण है, जुड़ गए, अब अलग होने वाली बारी आ गई है। दूसरा चरण है साम्राज्यवाद का, साम्राज्यों का पतन। ये 20वीं सदी में हुआ, 19वीं सदी में जुड़े, 20वीं सदी में टूट गए। अब टूटे कहां पे? यूरोप में। ये भी यूरोप में देखने को मिलता है। ऑस्ट्रियाई और हंगेरियाई साम्राज्य का विघटन हो गया। ऑस्ट्रियाई और हंगेरियाई साम्राज्यों का पतन का मतलब है कि एक ही साम्राज्य में से, एक राष्ट्र राज्य में से निकल के अलग अलग राज्यों का गठन हो जाना। ठीक है, रूसी साम्राज्य का विघटन, जिसके बारे में अभी हमने पीछे उदाहरण के तौर पे समझा था। यूएसएसआर साम्राज्य के अंदर से टूट के अलग 15 राष्ट्र राज्य बन गए। ठीक है, एशिया और अफ्रीका का उदाहरण ले तो ब्रिटिश, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली साम्राज्य का भी विघटन हुआ। वहीं भारत और अन्य उपनिवेशिक शासन से उन्हें स्वतंत्रता मिली। ये 20वीं शताब्दी में ही हुआ था कि 1947 में भारत और भारत जैसे एशिया अफ्रीका के देशों को ब्रिटेन, फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली साम्राज्यों से आज़ादी मिली थी। तो जिन्हें आज़ादी मिली तो वो तो उपनिवेशिक शासन से का पतन हुआ, तभी हमें आज़ादी मिली। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? विदेशी नियंत्रण से स्वतंत्र राष्ट्र राज्य स्थापित करना। देखिए, जो साम्राज्यों का पतन हुआ था, किसी से अलग होने का मतलब क्या होता है? कोई तो एम रहा होगा, या तो खुद को एक यूनिक बन के दिखाना, या किसी का कंट्रोल खुद पे से हटाना। तो बेसिकली जो साम्राज्यों का पतन इसीलिए हुआ था कि जो राष्ट्र राज्य अलग हो रहे थे वो उनके साथ रहना नहीं चाहते थे, जिनके साथ वो रहते थे। इसीलिए रशिया का 15 राष्ट्र राज्यों में विभाजन हुआ और भारत में आंदोलन हुआ, और भारत जैसे एशिया अफ्रीका के अन्य देशों में आंदोलन हुआ, और इस आंदोलन से उन्होंने आज़ादी पाई, जिससे विदेशी नियंत्रण उनके ऊपर से हट गया और वो एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य खुद को स्थापित कर पाए। तो ये था दूसरा चरण। आगे बढ़ते हैं, तीसरा चरण है पृथकतावादी आंदोलन। अब ये पृथकतावादी आंदोलन क्या है? ये सेपरेशन का मूवमेंट भी बोलते हैं इसको, मूवमेंट ऑफ सेपरेशन। 1960 के दशक के बाद ये चालू हुआ। ठीक है, पहले हमने देखा कि भाई एकीकरण का चरण,
एकीकरण 19वीं सदी में शुरू हुआ और उसी के बाद साम्राज्यों का पतन वो 20वीं सदी में शुरू हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि पृथकतावादी आंदोलन यानी सेपरेशन मूवमेंट जो है वो 1960 के दशक में शुरू हुआ, जो कि आज तक 21वीं सदी में भी जारी है। अब ये है क्या, इसका वर्तमान संघर्ष क्या है भाई, कि सुस्थिर राष्ट्र राज्य भी राष्ट्रवादी मांगों का सामना कर रहे हैं। यानी कि जो बेहतर राष्ट्र है, जो स्थिर है, स्टेबल स्टेट नेशन है, जैसे भारत को मान लो या अमेरिका को मान लो, आप कनाडा का मान लो, इंग्लैंड को मान लो, ये जितने बड़े बड़े देश हैं, ये देश स्थिर है। स्थिर होने के बावजूद भी वहां राष्ट्रवादी मांगे हो रही हैं, यानी उनके जो हिस्से हैं या उनके अंदर मौजूद जो रियासतें हैं वो खुद उस राष्ट्र राज्य से अलग होकर एक अपना अलग पहचान बनाना चाहती है। तो पृथक राज्य की मांग यानी अलग राज्य की मांग कर रही है। और मुझा ये क्या अलग राज्य की मांग क्या है, जो मौजूदा राष्ट्र है उनके लिए खतरा है ये। बाकी अब जब मैं आपको भारतीय संविधान पढ़ाऊंगा तो भारतीय संविधान में मैं संघ की ताकत बताऊंगा आपको, कि जो हमारा भारत है वो यूनियन है ऑफ स्टेट है, तो वो जो यूनियन है उसकी पावर कितनी स्ट्रांग है। तो अब यहाँ हमारे देश में कोई जुड़ सकता है, कोई भी राज्य चाहे, कोई भी राष्ट्र चाहे, चाहे वो पाकिस्तान हो, वो नेपाल हो, वो भूटान हो, म्यांमार हो, आपका श्रीलंका हो, वो हमारे अगर वो चाहे वो तो वो भारत के साथ जुड़ सकता है और भारत का अभिन्न अंग बन सकता है। लेकिन अगर वो भारत के साथ जुड़ गया तो भारत से अलग नहीं हो सकता। तो अलग होने की जो मांग है, पृथक राज्य की मांग, उससे क्या होता है भाई, मौजूदा राष्ट्रों के लिए वो खतरा होता है कि हमारा जो हिस्सा है वो हमसे अलग कैसे होना चाहेगा, और हम उसे अलग कैसे कर दें, अलग कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो शरीर का अंग कोई अलग नहीं करना चाहता, और पृथक राज्य की मांग वही वाली बात होगी कि अपने शरीर के अंग को अपने आप से अलग कर देना। इसका उदाहरण हम देखें तो उदाहरण हमें कनाडा में मिलता है, हमें स्पेन में मिलता है, हमें तुर्की और यूनान में मिलता है, हमें श्रीलंका में मिलता है, और भारत के भी कुछ हिस्सों में इस तरह की मांग देखने को समय समय पर मिली है। तो कनाडा के अंदर क्यूबेका वासियों की मांग है अलग होने की, अलग राष्ट्र राज्य की, पृथकीकरण की। और बास्क वासियों की मांग जो है स्पेन में है, जो कि उत्तरी स्पेन में रहते हैं। और तुर्की और इराक के अंदर कुर्दों की मांग है पृथक्करण की, अलग राज्य की। और श्रीलंका में मौजूद तमिलों की मांग है अलग राष्ट्र राज्य की। और भारत में भी कुछ समूहों की ऐसी राष्ट्रवादी मांगे हैं जो कि खुद को भारत से अलग होकर एक अलग राज्य स्थापित करने की मांग करते हैं। और इसी बात पे वहाँ पे समय समय पर जो है प्रोटेस्ट होता रहता है, जो सशस्त्र विद्रोह भी होता रहता है, और राज्य में काफी बड़े लेवल पे कर्फ्यू भी लगाना पड़ता है। तो ये चीजें जो है ऐसी होती हैं पृथकतावादी आंदोलन के अंदर, कि जो राष्ट्र राज्य के अंदर मौजूद एक हिस्सा खुद को उस राज्य से अलग करने की मांग करता है, और ऐसी मांग जो होती है उस मौजूदा राष्ट्रों के लिए खतरा होता है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का विरोधाभास क्या है इसे समझते हैं। देखिए, अरबी राष्ट्रवाद। अब अरबी राष्ट्रवाद क्या है, कि सभी अरबी देशों को एकताबद्ध करना, यानी कि एकीकरण करना, जितने भी अरब देश हैं उनको एक करना, ये अरबी राष्ट्रवाद है। वहीं बुश्क कुर्द आंदोलन क्या है, कि मौजूदा राज्यों का विखंडन या विभाजन करना। तो ये विरोधाभास है कि एक तरफ वो जोड़ने का भी काम करते हैं तो दूसरी तरफ वो विभाजन करने का भी काम करता है। कौन? राष्ट्रवाद। और असल जीवन में हमें जर्मनी का एकीकरण देखने को मिला, जहां ओटो वोन बिस्मार्क छोटी छोटी रियासतों ने आपस में जुड़ के एक राष्ट्र का निर्माण किया। और वहीं भारत का स्वतंत्र आंदोलन हमें देखने को मिलता है, जहां राष्ट्रवाद ने ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्ति दिलाई। और स्कॉटलैंड का जनमत संग्रह 2014 में यूके से अलग होने की मांग और पृथकतावाद का ये लेटेस्ट उदाहरण देखने को मिलता है। तो इस तीन तरह के उदाहरण से हम ये तीनों तरह की बातें समझा सकते हैं कि भी राष्ट्रवाद का एकीकरण वाला चरण क्या है, राष्ट्रवाद का साम्राज्यों के पतन वाला चरण क्या है, और राष्ट्रवाद के पृथक्करण वाला यानी सेपरेशन वाला चरण क्या है। उम्मीद है मेरे को कि आपको ये तीनों चरण डिटेल में समझ आ गए होंगे। फिलहाल हम इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं आगे। एक क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर मैंने कि राष्ट्रवाद के विभिन्न चरणों को समझाइए। तो 3 चरण है, ये आप समझ चुके हो, एकीकरण का,
और साम्राज्यों के विघटन का और पृथकतावाद का, ये 3 चरण है। और इन 3 चरण में वर्तमान स्थिति भी आपको बतानी है कि राष्ट्रवाद अभी भी प्रभावी शक्ति, सीमाओं का और पुनर्निर्धारण जारी है, यानी कि वो राष्ट्रवाद अपनी प्रभावी शक्ति को बढ़ा रहा है, सीमाओं का पुनर्निर्धारण कर रहा है। और इसमें ये तीनों चरण जो है अहम भूमिका निभा रहे हैं। सीमाओं का पुनर्निर्धारण आपका एकीकरण से भी हो सकता है, साम्राज्यों के विघटन से भी हो सकता है और पृथकतावाद से भी हो सकता है। ठीक है, चलिए ये वाला पॉइंट यहाँ खत्म होता है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब समझेंगे हम राष्ट्र और राष्ट्रवाद। आखिर राष्ट्र और राष्ट्रवाद क्या है, यानी नेशन और नेशनलिज्म, इन दोनों का संबंध और दोनों में अंतर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो राष्ट्र क्या है? राष्ट्रवाद तो हमने समझ लिया, अब राष्ट्र को समझेंगे। राष्ट्र अन्य समूह से अलग है। किससे अलग है? आपका परिवार से अलग है, आपका जनजाति और जातीय समूह से अलग है। और फिर भी राष्ट्रों का वजूद है, ना तो वो परिवार है ना वो कोई जनजाति है। तो परिवार में क्या होता है? परिवार में प्रत्यक्ष संबंध होता है, सभी सदस्यों का व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन राष्ट्र में क्या होता है? अधिकतर सदस्यों को पता ही नहीं होता एक दूसरे के बारे में। अब भारत में 140 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है और वो सारे भारत के ही लोग हैं और सारे भारत के लोग हैं, तो वो उनका राष्ट्र है, हमारा राष्ट्र है। काफी लोग वीडियोस देख रहे हैं मेरी, तो शायद मुझे आप लोगों के बारे में नहीं पता और काफी लोगों को मेरे बारे में नहीं पता होगा। तो 140 करोड़ लोगों के इस देश के अंदर मुझे नहीं लगता कि मैं 50,000 10,000 लोगों को भी जानता हूँगा पर्सनली, मतलब 10,000 बहुत ज्यादा नंबर होता है 10,000। तो वही होता है कि परिवार में तो मैं एक एक सदस्य को जानता हूँ अपने, ठीक है, भाई, चाचा, चाची, मामा, मामी, बुआ, ताई, सबको। लेकिन अब राष्ट्र की बात करेंगे तो हम शायद एक दूसरे को नहीं जानते, फिर भी हम एक सदस्य हैं, हम एक पॉलिटिकल मेंबर हैं, किसके? भारत के। वहीं जनजातीय जातीय समूह में क्या होता है कि जनजातीय समूह में विवाह, वंश और परंपरा से लोग जुड़े रहते हैं कि भाई कहीं नया रिश्ता लगता है। वहीं राष्ट्र में जो होता है वंशानुगत नाता जरूरी नहीं होता है। अब हमारे देश में तो इतनी विविधता है, इतनी विविधता है कि हम चाह कर भी एक दूसरे से जुड़ नहीं सकते। धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे, लिंग के नाम पे, स्थान के नाम पे, तो अलग अलग जो कैटेगरी अगर बनाए तो इतनी सारी कैटेगरी है। और उस कैटेगरी के अंदर अगर हम लोगों को बांटने लग गए तो हम चाहकर भी एक दूसरे को नहीं जान सकते। तो इस तरीके से परिवार में लोग आपस में जानते हैं, जनजाति समूह में भी लोग आपस में जानते हैं और जुड़े हुए होते हैं। वो इसी तरीके से राष्ट्र में लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं और जो है वंशानुगत तरीके से उनका जुड़ना भी जरूरी नहीं है कि भाई शादी करके जुड़ लिया, भाई बना के जुड़ लिया, माता पिता वाला रिलेशन या दूर के रिश्तेदार, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। यानी राष्ट्र में कौन लोग उनमें रहते हैं और उनका आदर करते हैं। राष्ट्र विश्वास के जरिए वो एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है, हम कैसे जानते हैं एक दूसरे को? हम एक देश में रह रहे हैं, हम भारतीय इसलिए हम उसमें रहते हैं भारत में, और हम भारतीय इसलिए हम एक दूसरे का आदर करते हैं। और राष्ट्र विश्वास के जरिए यानी कि नेशन बिलीफ के जरिए, जो राष्ट्र के विश्वास भावना है उसके जरिए हमारा रिश्ता बनता है, हर देश के लोगों का रिश्ता बनता है। तो राष्ट्र ये है जहाँ पे राष्ट्रीय विश्वास के जरिए आपस में लोग जुड़ते हैं और ये परिवार और जनजातीय समूह से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, राष्ट्र की आम धारणा क्या है भाई, जो कि गलत धारणा है। राष्ट्र बनाने के लिए कुल, भाषा, धर्म, जातीय, इस तरह की समानता चाहिए। भाई राष्ट्र बनाने के लिए कुल, भाषा, धर्म, जातीय, लिंग, स्थान, ऐसी समानता चाहिए, बिल्कुल गलत है। कभी अब एक मैं छोटी सी लाइन बोल देता हूं कि विशेष धर्म के आधार पे कई लोग देश बनाने की डिमांड करते हैं कि भाई हमारा देश इस धर्म का होगा। तो ये एक विशेष धर्म को स्थापित करने की जब बात आ जाती है तो ये राष्ट्र के निर्माण की गलत अवधारणा होती है। राष्ट्र की वास्तविक वाली धारणा क्या है? ऐसे निश्चित गुण नहीं होते जिनके अंदर, ये निश्चित गुण नहीं होते जो सभी राष्ट्रों को समान रूप से मौजूद हो। कि भाई अब हर राष्ट्र एक ही गुण से मिलकर बने, वो जरूरी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ जो बात लिखी हुई है कुल, भाषा, धर्म, जातीय, इस तरह के समानता के आधार पर राष्ट्र बनाना, ये तो बिल्कुल गलत अवधारणा है। कुछ वास्तविक उदाहरण लेते हैं कि भाषा के आधार पे,
भाषा के आधार पे कनाडा और भारत की हम बात करते हैं कि कनाडा अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषाभाषी लोग वहाँ रहते हैं, जो अंग्रेजी भी बोलते हैं और फ्रांसीसी भी बोलते हैं। और भारत में देखो तो अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। ऐसी भाषाएं कि भाई हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी, कोंकणी, है ना, और मलयालम, तो इतनी सारी भाषाएं हैं जिनके नाम भी मैं शायद नहीं जानता हूँ। वहीं अगर धर्म की बात करें तो बहुत से राष्ट्रों में एक सामान्य धर्म नहीं है। वहीं भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और इसके अन्य जो नीचे पंथ बने हुए हैं, जैन, बौद्ध, ठीक है, वैष्णव, और अन्य छोटे छोटे धर्म के अंदर भी धर्म, और ऐसे धर्म जो इन धर्मों से मैच भी नहीं खाते हैं। तो मतलब धर्म की बात करें तो धर्म के आधार पे भी देश नहीं बन सकता। और नस्ल और कुल की बात करें तो सबके लिए भी यही समानता जरूरी नहीं है कि सभी एक ही नस्ल और कुल के हो। तो वास्तविक उदाहरण के तौर पे हम जब दुनिया का तुलना करने चलते हैं और वहाँ ढूंढने चलते हैं कि भाई कुल, भाषा, धर्म, जाति के आधार पे कोई देश है क्या, तो हमें नहीं मिलता। और एक समान गुणवत्ता कोई एक पैमाना सेट कर लिया कि भाई ये हो सकता है, इसके आधार पे देखें तो जो अन्य देश है दुनिया के अंदर, सारे विभिन्न देश हैं, कोई भी देश एक निश्चित गुण के साथ राष्ट्र का निर्माण नहीं करता है। सब अलग अलग तरीके से राष्ट्रों का निर्माण करते हैं और सभी के राष्ट्र निर्माण में अलग अलग गुण जो हैं वो भूमिका अदा करते हैं। तो राष्ट्र बनता कैसे है, ये सवाल उठता है। तो उसी से राष्ट्र की भावना निकल के आती है और उसी से उस राष्ट्र के बनने की परिभाषा निकल के आती है कि भाई ये राष्ट्र जो है ये है। तो राष्ट्र जो है एक काल्पनिक समुदाय है, काल्पनिक, इमेजिन्ड कम्युनिटी, एक ऐसी समुदाय जिसकी कल्पना की जा रही है। सामूहिक विश्वास होता है जिसके अंदर, जिनकी सामूहिक आकांक्षाएं होती हैं और कल्पनाओं के सहारे वो जो है राष्ट्र जो है बंधा होता है। इसलिए काल्पनिक समुदाय कहा जाता है राष्ट्र को। खास मान्यताओं पर आधारित होता है। लोग अपनी पहचान कायम करते हैं, यहाँ पे एक खास पहचान कायम करते हैं हर राष्ट्र के अंदर लोग, और उस खास पहचान और मान्यताओं के आधार पर लोग वहाँ रहते हैं। और लोग जो हैं, जो भी मेंबर है, उस पॉलिटिकल मेंबर हैं, राजनीतिक सदस्य हैं, वो टीम की तरह काम करते हैं। अगर सदस्यों को विश्वास हो कि वे एक साथ हैं तो टीम और राष्ट्र कायम होती है। जब लोग एक राष्ट्र के अंदर ही आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे और विश्वास मत नहीं रखेंगे तो वो कभी राष्ट्र स्थापित नहीं कर पाएंगे। और वहां पे क्या होगा, वहां पे वही राष्ट्रवाद की जो 3 चरण है उनमें से कोई एक स्थापित हो जाएगा। पित्थीकरण वाला हो जाएगा या साम्राज्य का पतन हो जाएगा। एकीकरण तो हो ही नहीं सकता जब लोग आपस में लड़ रहे हैं, या तो पतन होगा साम्राज्य का या तो पित्थीकरण होगा। तो जब टीम की तरह राष्ट्र काम करता है, जब उसके सदस्य टीम की तरह काम करते हैं, तब राष्ट्र बनता है। उनकी एक काल्पनिक जो है समुदाय की तरह राष्ट्र काम करता है और खास मान्यता के आधार पर राष्ट्र काम करता है। तो ये 3 चीजों को लेकर राष्ट्र बनता है। असल जीवन का उदाहरण दे तो रियल लाइफ एग्जांपल में स्विट्जरलैंड की बात करते हैं हम। वहाँ 4 भाषाएं हैं, जर्मन, फ्रेंच, इतालवी और रोमांस। अलग अलग धर्म है पर राष्ट्र एक ही है। ठीक है, भाषाएं 4 है, धर्म अलग अलग है, लेकिन राष्ट्र एक ही है। यूएसए की बात करें तो यूएसए को मेल्टिंग पॉट कहा जाता है, जहां विभिन्न नस्ल, धर्म, भाषा के लोग पर राष्ट्रीय पहचान क्या है, एक। वो क्या है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। वहीं भारत की बात करें तो दुनिया में इसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी के रूप से जाना जाता है, यानी विविधता में एकता वाला देश है और विश्वास से बना हुआ राष्ट्र है। जितनी भी विविधताएं हैं सबने आपस में विश्वास रख रखा है और विश्वास के आधार पर हमारा जो देश है दुनिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाली जो कहावत के आधार पे स्थापित है। तो राष्ट्र क्या है भाई, इससे हम सामान्य शब्दों में समझे तो एक काल्पनिक समुदाय है जहां लोग कल्पना के आधार पे अपनी इच्छाएं, आकांक्षाओं को स्थापित करते हैं, सामूहिक विश्वास रखते हैं, आकांक्षाओं के आधार पे स्थापित करते हैं, और भाषा, धर्म, नस्ल की समानता यहाँ जरूरी बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि भाई राष्ट्र बनाने के जो इसेंशियल्स क्या क्या है, कैसे, ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जिनसे एक राष्ट्र का निर्माण होता है, और इसी से हमें पता चलेगा कि भाई भारत का निर्माण कैसे हुआ था। तो राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है, कुछ खास तत्व हैं, इन्हें आप समझ के रखना कि साझे विश्वास यानी शेयर्ड बिलीफ्स
की वजह से राष्ट्र का निर्माण होता है। साझे विश्वास होना जरूरी है। अब साझा विश्वास क्या होता है? राष्ट्र विश्वास के जरिए बनता है, पहाड़, नदी, भवन की तरह नहीं जो कि भौतिक होते हैं। सामूहिक पहचान, दृष्ट स्वतंत्र राजनीति का अस्तित्व की आकांक्षा होनी चाहिए, यानी कि जो लोग हैं उनकी सामूहिक पहचान होनी चाहिए और उनकी जो दृष्टि है वो स्वतंत्र राजनीति की अस्तित्व, यानी कि जो उनकी राजनीति जो होगी वो बिल्कुल स्वतंत्र होगी। ऐसे स्वतंत्र अस्तित्व की आकांक्षा वो लोग करते हैं और ऐसा साझा विश्वास जहाँ होता है वहाँ राष्ट्र बनता है। यहाँ क्या है, टीम की तरह काम करना ही साझे विश्वास को दर्शाता है। जब लोग साथ में काम करते हैं तो स्वयं को एकीकृत समूह मानते हैं। अगर विश्वास नहीं है तो टीम और राष्ट्र नहीं है। राष्ट्र का अस्तित्व तभी कायम होगा जब सदस्यों को विश्वास हो कि वो एक दूसरे के साथ हैं। और एक दूसरे के साथ कब होते हैं वो? जब वो आपस में विश्वास को बांटते हैं, जब साझा करते हैं विश्वास को। इसी को कहते हैं साझे विश्वास वाला तत्व, शेयर्ड बिलीफ्स, जिससे राष्ट्र बनता है। दूसरा होता है इतिहास। राष्ट्र बनाने के तत्व में इतिहास बहुत जरूरी होता है। अब इतिहास कैसा? जो राष्ट्र बीते अतीत और आगत भविष्य को समेट के चलता है, यानी कि जो बीत गया अतीत है, जो राष्ट्र अब बन चुका है, और आने वाला जो भविष्य है, दोनों को मिला के एक राष्ट्र का निर्माण होता है। अब इसमें जो साझी स्मृतियां होती हैं यानी यादें होती हैं, और किंवदंतियां यानी कि लेजेंड्स होते हैं, और ऐतिहासिक अभिलेख होते हैं यानी कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, जो कि इतिहास बोध निर्मित करता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस बनाता है। तो इतिहास जो है राष्ट्र बनाने का जो है बहुत महत्वपूर्ण तत्व में से एक है। इसमें हम उदाहरण के तौर पे समझे, भारतीय इतिहास को लेकर चले तो भारतीय राष्ट्रवादियों ने प्राचीन सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत का साक्ष्य प्रस्तुत किया कि भारत जो है अपने इतिहास से ही महान था। इस तरह का साक्ष्य प्रस्तुत किया। दावा ये हुआ सभ्यता मूलक निरंतरता और एकता को बरकरार करने में बहुत अहम भूमिका निभाई, और भारतीय राष्ट्र की बुनियाद कायम करने में भारतीय संस्कृति और प्राचीन सभ्यता ने अपना अहम रोल प्ले किया। तो सभ्यता मूलक निरंतरता और एकता से ही जो है भारतीय राष्ट्र की जो बुनियाद है वो स्थापित हुई है। अन्यथा अंग्रेज हम पे गुलामी करते ही रहते। अगर जो हमारा इतिहास जो है वो साझा इतिहास नहीं होता, और हमारे लेजेंड्स नहीं होते, और हमारा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो नेहरू जी ने अपनी एक पुस्तक लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने कहा है यानी भारत की खोज, उसमें उन्होंने क्या कहा है कि विविधता के बावजूद एकात्मकता की जबरदस्त छाप युगों तक साथ जोड़े रखा। यानी कि जो भारत की बात की उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी कि इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम लोग एक साथ जुड़े रहे, और यही हमारे युगों तक साथ जुड़े रहने की जो है महान विशेषता है, और ये विशेषता हमारी विविधता के साथ ही हमें मिली है। तो इतिहास जो है राष्ट्र बनाने के दूसरे महत्वपूर्ण तत्व में से एक है। तीसरा है भू क्षेत्र यानी टेरिटरी, गृह भूमि यानी होमलैंड, जहां रहते हैं, जो मातृभूमि जिसे कहा जाता है। खास भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी पहचान होती है। कोई जो भी राष्ट्र है वो कहीं ना किसी क्षेत्र पर ही बसा हुआ है। जो उस राष्ट्र के राजनीतिक सदस्य यानी नागरिक है वो उस क्षेत्र पर रहते हैं। तो लंबे समय तक साथ रहना, साझे इतिहास को की यादों को शेयर करना, वहीं से हमारी सामूहिक पहचान बनती है कि भाई साझा इतिहास और साझा अतीत हमारा बनेगा कैसे? जब हम एक साथ रहेंगे तभी बनेगा। तो वो खास भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी हुई पहचान ही होती है जो भू क्षेत्र जो है तत्व के रूप में काम करता है। तीसरे तो मातृभूमि, पितृभूमि, पवित्र भूमि, आप इसे किसी भी नाम से कह दो, नाम अलग है लेकिन भूमि वही है जहां हमने अपना साझा इतिहास संस्कृति अपनी साझी की होगी। उदाहरण के तौर पर बात करें तो यहूदी लोग दुनिया में बिखरे हैं, पर फिलिस्तीन यानी इजराइल को अपना मूल गृह स्थान मानते हैं, और उसको पाने के लिए आज पिछले कितने सालों से 2-3-4 सालों से वो जंग करे जा रहे हैं, मानव संहार करे जा रहे हैं। भारतीय राष्ट्र की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप की नदियां, पर्वत, अंचल से पहचान जो है हमारी जुड़ी हुई है कि नदियां, पर्वत, अंचल जितनी भी श्रृंखलाएं हैं ये हमारा भू क्षेत्र है, और यहाँ हमने अपना अतीत साझा किया है, यहाँ हमने अपनी संस्कृतियों को साझा किया है।
तो ये भारतीय उपमहाद्वीप की पहचान है। अब समस्या क्या आ जाती है भू क्षेत्र को लेके कि एक ही भू क्षेत्र पर एक से अधिक समूह का दावा जो होता है वो संघर्ष का कारण बनता है। आज अगर हम भारत की ही बात करें तो हमारे भू क्षेत्र पर पाकिस्तान दावा करता है, पाकिस्तान के भू क्षेत्र पर हम दावा करते हैं, कई बार नेपाल जैसा देश भी भारत के भू क्षेत्र पर दावा करता है। हम खबरें सुनते हैं कि भाई चाइना जो है वो कहता है कि हमारे काफ़ी सारे क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र है या पहाड़ी क्षेत्र है, उस पर वो दावा करता है। और इसी के साथ साथ बंगाल जैसे देशों ने भी अब हमारे क्षेत्रों पे दावा करना चालू कर दिया है। तो ये जब हम उनके क्षेत्र पे दावा करते हैं या वो हमारे क्षेत्र पर, यानी कोई एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के क्षेत्र पर, दूसरा राष्ट्र पहले राष्ट्र के क्षेत्र पर दावा करता है, तो भू क्षेत्र वाला जो ये हिस्सा है ये संघर्ष का कारण बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम तीसरा जो है समझते हैं कि राष्ट्र का जो तत्व है वो भू क्षेत्र है। इसके बाद जो चौथा जो है तत्व राष्ट्र बनाने का, वो है साझे राजनीतिक आदर्श, यानी शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियल्स। अब साझे राजनीतिक आदर्श क्या है कि भविष्य के बारे में साझा नजरिया हो और स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व की सामूहिक चाहत हो। यानी जो हमारा राजनीतिक आदर्श जो हो, यानी किसी राष्ट्र का जो राजनीतिक आदर्श हो या वहाँ रहने वाले जो राजनीतिक लोगों की सोच हो या विश्वास हो या आदर्श हो, वो साझा होना चाहिए भविष्य को लेके और राजनीतिक अस्तित्व को लेके। यही राष्ट्र को बाकी समूहों से अलग करती है, तो इसी से वो अलग एक राष्ट्र बन के उभरता है। साझी सोच, साझी दृष्टि, साझा नजरिया, कैसे राज्य बनाना है इस बारे में साझी दृष्टि होनी चाहिए। लोकतंत्र रखना है, धर्मनिरपेक्षता रखनी है, उदारवाद रखना है, किस मूल्यों से राष्ट्र का निर्माण करना है, यही साझा राजनीतिक आदर्श होता है। और इसकी शर्तें होती हैं कुछ, ये वे शर्तें होती हैं जिनके आधार पर साथ आना और रहने की जो चाहत है वो स्थापित होती है, और इसी से एक राजनीतिक पहचान बनती है जो राष्ट्र के रूप में उभर कर फाइनली कायम होती है। कि भैया जो हमारा भारत देश बना, तो देश बनने से पहले संविधान निर्माण की जो बात हुई, तो संविधान में किन किन मूल्यों को रखा जाएगा, क्यों रखा जाएगा, और कैसे चुनाव होगा, कैसे शासक चुना जाएगा, कौन जनता होगी, जनता के अधिकार क्या होंगे, उनके दायित्व क्या होंगे, सरकार का भविष्य को लेकर दायित्व क्या होगा, ये सारी चीजें जो है साझे राजनीतिक आदर्श में शामिल होती है। और इस तरह से साझा जब राजनीतिक आदर्श जब आपस में शेयर किया जाता है तब राष्ट्र बनता है, और ये एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में काम करता है कि अगर किसी राष्ट्र को बनाना है तो वहां साझे राजनीतिक आदर्श का होना अनिवार्य है। ठीक है, तो राष्ट्र बनाने के तत्व में हम लोकतंत्र में राष्ट्र की अवधारणा को समझते हैं। हमने अभी ये चार तत्व देखे। चार तत्व क्या देखे हमने, एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि आपका साझा विश्वास होना चाहिए, शेयर्ड बिलीफ होना चाहिए, तब राष्ट्र बनेगा। आपका साझा इतिहास होना चाहिए, तब आप एक राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। साझा भू क्षेत्र होना चाहिए, इसके अलावा साझे राजनीतिक आदर्श होने चाहिए। तो ये चार तत्व एक राष्ट्र को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और ये चारों तत्व क्या होते हैं वो शेयर्ड होने चाहिए, आपस में साझे होने चाहिए। तो वहीं लोकतंत्र में राष्ट्र की अवधारणा कैसी है, राजनीतिक मूल्य के लिए साझी प्रतिबद्धता, यानी कि जो राजनीतिक मूल्य हैं, जो पॉलिटिकल वैल्यूज हैं, उसको तो आपको साझा, आपको प्रतिबद्ध उसके प्रति होना पड़ेगा। राष्ट्र का सर्वाधिक वंचित आधार जो है वो मूल्यों पर आधारित होता है। तो लोकतांत्रिक अगर आप राष्ट्र निर्माण करने जा रहे हैं तो उसमें राजनीतिक मूल्यों के लिए साझी प्रतिबद्धता होनी अनिवार्य है। अब दायित्व क्या है, सभी लोगों को नागरिकों के रूप में अधिकार और पहचान देना जरूरी होगा अगर आप लोकतांत्रिक देश बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई एक वर्ग को आप साइड कर दें। ठीक है, और आपसी जिम्मेदारी राष्ट्र को मजबूत करती है। तो जो नागरिक होंगे उनकी आपसी जिम्मेदारी होगी कि इस तरीके से काम करें कि राष्ट्र जो है स्ट्रांग बने, और राष्ट्र के प्रति वफादारी सबसे बड़ी जो कड़ी प्रतीक्षा होती है। तो लोकतंत्र में राष्ट्र की अवधारणा जो होती है कि भाई आपको अधिकार तो मिलेगा, किसी सभी नागरिकों को जो है आपको जोड़ना पड़ेगा, ये राज्य की जिम्मेदारी है। ये राज्य की जिम्मेदारी है कि राज्य का दायित्व क्या है भाई, कि सभी लोगों को नागरिकों के रूप में आधिकारिक पहचान देनी है। वहीं लोगों की जिम्मेदारी है जिन्हें नागरिकता मिल जाती है नागरिकों की, वो अपने राष्ट्र के प्रति वफादार रहेंगे और अपने देश का उत्थान करने में भूमिका अदा करेंगे। और
लोकतंत्र में राष्ट्र की अवधारणा में जो साझी प्रतिबद्धता है वो मूल्यों को, राजनीतिक मूल्यों को लेके वो होना तो अनिवार्य हिस्सा है। अगर ये नहीं होगा तो लोकतांत्रिक राष्ट्र का निर्माण नहीं हो पाएगा। असल जीवन के उदाहरण में, रियल लाइफ एग्जांपल में समझे तो भारत की बात करें तो संविधान में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समानता, साझे राजनीतिक आदर्श को दर्शाने का काम करता है। वहीं हम फ्रांस की बात करें तो लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टर्निटी जो है फ्रांसीसी राष्ट्र की राजनीतिक पहचान को दर्शाने का काम करता है। और हिमालय जो है भारतीय के लिए ग्रह भूमि का प्रतीक और पवित्र भूमि के प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता है। यह पहचान है भू क्षेत्र के रूप में कि भारत की पहचान हिमालय से भी, हिमालय के पर्वत और श्रृंखला से भी होते हैं कि भारत जो है कि हिमालय पर्वत वाला देश है। तो इस राष्ट्र बनाने के तत्व को लेके एक सवाल मैंने दिया यहाँ पे कि राष्ट्र बनाने के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। सबसे पहले साझा विश्वास होना जरूरी है, इतिहास होना जरूरी है, भू क्षेत्र और साझा जो है राजनीतिक आदर्श होना जरूरी है। ये चारों चीजें मिलकर जो है एक राष्ट्र निर्माण की जो है राष्ट्र निर्माण को पूरा करते हैं। इसके अलावा जो ये चौथा तत्व है जो साझे राजनीतिक आदर्श है वो लोकतांत्रिक देश के लिए तो अनिवार्य है। ये लोकतंत्र धर्मनिरपेक्षता के प्रति तो ये प्रतिबद्ध है कि भाई साझा राजनीतिक आदर्श मतलब सभी लोग आपस में मिलकर डिसाइड करेंगे कि भैया हमारे इस राष्ट्र में ये मूल्य होंगे और इन मूल्य और वैल्यूज के आधार पे ही हमारा राष्ट्र बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये वाला पॉइंट भी खत्म होता है और आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हमारा आता है अगला टॉपिक इस चैप्टर का, राष्ट्रवाद का, साझी सांस्कृतिक पहचान और प्रॉब्लम। ठीक है, तो सेल्फ डिटर्मिनेशन वाली बात होती है और साझी सांस्कृतिक पहचान में समस्या क्या है। अब समस्या जो समझेंगे हम इसके अंदर तो मुख्य प्रश्न इसके अंदर यही आता है कि भाई मुख्य सवाल ये आता है कि क्या साझी राजनीतिक दृष्टि नजरिया प्राप्त है राष्ट्र बनाने के लिए, कि एक जैसा शेयर्ड पॉलिटिकल जो व्यू है क्या वो फिक्स ठीक है, इससे राष्ट्र बनाया जा सकता है। बहुत से लोग चाहते हैं कि भाई समान भाषा के आधार पे बने, धर्म के आधार पे बने, जातीय वंश परंपरा जैसी साझी सांस्कृतिक पहचान होनी चाहिए और इसके आधार पे जो है राष्ट्र बनना चाहिए। और ये साझी सांस्कृतिक पहचान जो है वही जो है राष्ट्र निर्माण की समस्या का कारण बनती है। तो साझी सांस्कृतिक पहचान के कुछ फायदे भी होते हैं कि भाई एक ही भाषा होती है, समान धर्म होता है, एक जैसा धर्म होता है, एक जैसे त्यौहार होते हैं, छुट्टियां होती हैं और उनके एक जैसे प्रतीक चिन्ह होते हैं, तो एक ही भाषा में आपसी संवाद आसान हो जाता है। समान धर्म में विश्वास, सामाजिक रीति रिवाज जो है साझे हो जाते हैं और एक जैसे त्यौहार, छुट्टियां, प्रतीक में लोगों को करीब लाया जा सकता है। लेकिन खतरा क्या भी, लोकतंत्र में महत्वपूर्ण मूल्यों के लिए जो है ये साझी सांस्कृतिक पहचान जो है समस्या होती है, क्योंकि लोकतंत्र जो है वो विविधता में ही पनपता है। बिना विविधता के लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं रह जाता। ठीक है, जहां विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न वर्ग वंशों के लोग, विभिन्न लिंग जाति के लोग आपस में एक समान रूप से एक समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त करते हैं, एक समान विश्वास रखते हैं और राष्ट्र का निर्माण करते हैं, वही लोकतंत्र पनपता है। और साझी राजनीतिक पहचान की वजह से लोकतंत्र को काफी नुकसान पहुंच सकता है। तो साझी राजनीतिक पहचान की जो मुख्य दो कारण है, दो समस्या कारण है। धर्म के भीतर ही विविधता, कि धर्म के भीतर ही विविधता है। सभी बड़े धर्म अंदरूनी तौर पे विविधता भरे हैं। कोई भी धर्म हो, किसी भी तरह का धर्म हो, उनमें अनेक पंथ विकसित हो चुके हैं। धार्मिक ग्रंथों और नियमों की अलग अलग व्याख्याएं हो चुकी हैं। एक ही धर्म के अंदर हजारों ग्रंथ, सैकड़ों ग्रंथ बन चुके हैं। अगर एक समान धर्म के आधार पर पहचान स्थापित करें तो उसके अंदर तो कौन सा पंथ है उसको ऊपर रखेंगे, कौन से ग्रंथ है इसको ऊपर रखेंगे, और उसमें क्या होगा, वर्चस्ववादी और दमनकारी समाज का निर्माण हो सकता है। जो बहुल होंगे धार्मिक स्तर पर, वो समाज में दमन को पैदा कर सकते हैं।
तो साझी सांस्कृतिक पहचान की सबसे बड़ी कारण क्या है कि धर्म के भीतर ही विविधता होती है, और दूसरा समाज संस्कृति के रूप से विविध होता है। अब समाज संस्कृति के रूप से विविध कैसे, कि अधिकतर समाज सांस्कृतिक विविधता से भरे होते हैं। अलग अलग संस्कृतियां होती है एक समाज में, एक संस्कृति नहीं होती, तो साझी सांस्कृतिक पहचान भी नहीं बन सकती। एक ही भू क्षेत्र में विभिन्न धर्म भाषाओं के लोग रहते हैं, और इससे एक अलग पहचान जो है उभर कर सामने आती है। किसी खास धार्मिक या भाषाई पहचान आरोपित करना कुछ समूह शामिल होने से रह जाते हैं, यानी कि किसी खास धार्मिक या भाषाई पहचान को किसी पे मढ़ना, गढ़ना या जबरदस्ती डालना कि भाई इस राष्ट्र राज्य के अंदर तो तुम्हें इस को मानना ही पड़ेगा, इस धर्म को मानना पड़ेगा, इस भाषा को बोलना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि कुछ खास समूह जो है वो उस राष्ट्र का हिस्सा बनने से छूट सकते हैं। अब भारत की बात करें तो भारत की विविधता इतनी अनेक है कि यहाँ कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हालांकि बड़े स्तर पर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात की जाती है, लेकिन जब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाएंगे तो जो साउथ के लोग हैं, जो मलयालम बोलते हैं, जो कन्नड़ बोलते हैं, जो और अलग बंगाली कोई बोलता है, उड़िया बोलते हैं, ठीक है, तो इस तरह की जो गुजराती है, मारवाड़ी है, हरियाणवी है, पंजाबी है, तो ये जितनी भी भाषाएं हैं ये विविधता की पहचान है। लेकिन इन विविधता के ऊपर किसी एक खास धर्म और एक भाषा को थोप दिया तो कहीं ना कहीं दमनकारी समाज का गठन हो सकता है। इसलिए जो है जो राष्ट्र के निर्माण में साझी संस्कृति की पहचान जो है वो समस्या का कारण बनती है। और ये दो कारण है, एक धर्म के भीतर भी विविधता होती है और समाज सांस्कृतिक रूप से भी विविध तौर पर फैला हुआ होता है। तो साझी सांस्कृतिक पहचान का परिणाम क्या होता है कि धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो बाधित हो जाती है, कि भाई जब एक धर्म की बहुलता होगी तो अन्य धर्म के जो प्रथाएं होंगी, मान्यताएं होंगी, वो बाधित हो जाएंगी। उससे क्या होगा, धार्मिक स्वतंत्रता ही बाधित हो जाएगी। राष्ट्रीय भाषा नहीं बोलने वाले समूह को हानि हो सकती है, इसलिए उन्हें राष्ट्रीय भाषा सीखनी पड़ेगी अगर बड़े लेवल पे हित चाहिए तो। और समान बर्ताव और सबके लिए स्वतंत्रता जैसे आदर्श पर चोट पड़ सकती है। तो इस तरीके से जो है ये परिणाम साझी संस्कृति पहचान का निकल के आता है कि भाई एक तो धार्मिक स्वतंत्रता बाधित होगी, और राष्ट्रीय भाषा ना बोलने पर जो एक समूह है जो नहीं बोल पाता उसको हानि होगी, घाटा हो सकता है राष्ट्रीय स्तर पर। और वहीं समान बर्ताव और सबके लिए स्वतंत्रता जैसे विचार और आदर्श को चोट पहुंचती है जब हम साझी सांस्कृतिक पहचान के आधार पर राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं। अब इसमें समाधान क्या है? समाधान क्या है कि साझी सांस्कृतिक पहचान के साथ साथ राष्ट्र का निर्माण किया जा सके। तो राजनीतिक शब्दावली में राष्ट्र की कल्पना करना, किसमें? पॉलिटिकल डिक्शनरी में राष्ट्र की कल्पना करना कि संस्कृति पदों में नहीं है, किसी भी पद में संस्कृति को ना रखना, किसी खास धर्म, नस्ल, भाषा से संबद्धता की जगह को अलग रखना, मूल्य समूह के प्रति निष्ठा रखना। मूल्य समूह यानी जो खास मूल्य जो आप राष्ट्र निर्माण में चूज करते हैं, चाहे वो लोकतंत्र हो, धर्मनिरपेक्षता हो, समाजवाद हो, राष्ट्रवाद हो, उसको आप जब मूल्य के तौर पे चूज करते हैं तो उसे प्रमुखता देना, ना कि किसी खास धर्म, नस्ल या भाषा को प्रमुखता देना। संविधान में मूल्य समूह दर्ज किए जाना है, जो भी वैल्यूज हैं उसे लिस्ट के तौर पे संविधान में लिख देना, ताकि बाद में कोई धर्म, नस्ल, भाषा जो है अपनी वर्चस्व को न स्थापित कर सके। तो ये इसी में क्या है, साझी सांस्कृतिक पहचान में के साथ चलने के लिए लोकतंत्र की मांग है कि लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समानता जैसे साझे राजनीतिक मूल्य को तो संविधान में जोड़ना ही चाहिए। सांस्कृतिक पहचान को सम्मान मिलनी चाहिए, पर राष्ट्र की बुनियाद राजनीतिक मूल्यों पर स्थापित होनी चाहिए। यानी साझी सांस्कृतिक पहचान के हिसाब से राष्ट्र बनाओ, लेकिन उससे ऊपर जो है बुनियादी जो बेसिक जो पॉलिटिकल वैल्यूज हैं उसे प्रमुखता देनी अनिवार्य है, तभी एक लोकतांत्रिक राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। अगर इसका हम असली जीवन का उदाहरण ले तो पाकिस्तान का निर्माण 1947 में धर्म के आधार पर हुआ।
तो 1971 में क्या हुआ, उससे भाषा के आधार पे बांग्लादेश अलग हो गया। यूगोस्लाविया का 1990s में हुआ था, जातीय और धार्मिक आधार पर जो है विभाजन हो गया और वहां इस विभाजन के दौरान हिंसक संघर्ष भी देखने को मिला। वहीं भारत में राजनीतिक आधार पर राष्ट्र का निर्माण हुआ, संविधान में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल्यों को स्थापित किया गया और इसके बाद विविधता के बावजूद हमारे देश में एकता देखने को मिलती है। तो राजनीतिक मूल्यों को साझी संस्कृति से प्रमुखता देने पर जो है एक राष्ट्र जो है विकसित भी होता है, स्थिर भी होता है और वो अपने अपने नागरिकों को जो है समान रूप से ट्रीटमेंट भी दे सकता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर इसको देखें तो साझी सांस्कृतिक पहचान की समस्या की विवेचना करें तो साझी सांस्कृतिक पहचान पहली बात होती क्या है कि भी धर्म, भाषा, नस्ल आधार पर राष्ट्र का निर्माण करना, जिससे क्या होगा, वर्चस्ववादी समाज का गठन होगा, वर्चस्ववादी जो है राष्ट्र का जो है वो निर्माण होगा। तो इससे क्या होगा कि समाज सांस्कृतिक रूप से विविध होता है और एक पहचान किसी पे मरना ये दूसरों के लिए अन्यायपूर्ण हो जाएगा। तो धार्मिक स्वतंत्रता इससे बाधित हो सकती है और अल्पसंख्यकों को खासकर हानि हो सकती है। अब इसका समाधान क्या है कि राजनीतिक शब्दावली में राष्ट्र के मूल्यों को प्रति निष्ठा रखना सबसे सर्वोपरि देना होगा। कि राष्ट्र के जो भी डिक्शनरी बनेगी, राष्ट्र का जो भी संविधान बनेगा, जो भी सर्वोच्च कानून बनेगा, उसमें जो है राजनीतिक मूल्य समूह को सबसे श्रेष्ठ जगह देनी अनिवार्य होगी। और जब ये राजनीतिक जो मूल्य जो होंगे वो बुनियादी होंगे तो जो है राष्ट्र मजबूत बन सकता है। अब हम समझते हैं कि भी राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का अधिकार क्या है। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का अधिकार मतलब राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। अब राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन में हम समझते हैं कि भी इसकी अवधारणा है क्या। राष्ट्र अपना शासन अपने आप करने और अपने भविष्य को तय करने का अधिकार चाहते हैं। हर राष्ट्र खुद पे शासन करना चाहता है, खुद से शासन करना चाहता है और वो शासन करने का अधिकार चाहता है ताकि जो वो अपने कार्य अपने तरीके से कर सके, अपने मूल्यों को अपने तरीके से स्थापित कर सके और आत्मनिर्णय का अधिकार वो इसलिए मांगते हैं। अब इसमें दावा क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग होती है। अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से क्या मांग होती है कि भी पृथक राजनीतिक इकाई या राष्ट्र या राज्यों के दर्जे को मान्यता देना। कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जितने बड़े बड़े इंटरनेशनल कम्युनिटीज होती हैं उनसे डिमांड की जाती है कि भाई एक अलग राजनीतिक इकाई, सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट और राज्य को दर्जा दिया जाए। जो भी इसकी मांग कर रहा है कि अपने 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 शासन की मांग कर रहा है, अपने आप शासन करने की मांग कर रहा है और अपने आप शासन ताकि वो अपना भविष्य तय कर सके, तो उस अधिकार की मांग कर रहा है और ये आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग है। तो इसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को उसको मान्यता देनी है या नहीं देनी है, ये आत्म निर्णय का अधिकार होता है राष्ट्रीयता के लिए, राष्ट्रीय के लिए। तो ऐसी मांग जो है बेसिकली करता कौन है, आत्मनिर्णय की मांग कौन करता है, ऐसे अधिकार की मांग कौन राष्ट्र करते हैं। जो लोग एक लंबे समय से किसी निश्चित भूभाग पर जो साथ रहते आए हों, ठीक है, जिनमें साझी पहचान हो और मांग का संबंध क्या हो, स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की इच्छा हो और समूह की संस्कृति की संरक्षा हो। यानी कि भाई एक ही भूभाग पर, एक ही टेरिटरी पर काफी लंबे समय से लोग रहते आ रहे हैं और उन्होंने जो अपनी शेयर्ड आइडेंटिटी है, उनकी साझी आइडेंटिटी है, अब वो चाहते हैं कि भाई एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते हैं और वो अपनी संस्कृति का संरक्षण करना चाहते हैं इस अलग राज्य की राज्य का निर्माण करके। तो वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग करते हैं कि भैया हमें एक राजनीति इकाई के रूप में, अलग राजनीति इकाई के रूप में मान्यता दे दो। अगर आप हमें अलग राजनीति इकाई के रूप में मान्यता दोगे तो हम अपने ऊपर शासन कर पाएंगे और अपने आप अपना भविष्य तय कर पाएंगे और ये अधिकार हमें चाहिए और इस अधिकार की मांग ही आत्मनिर्णय का अधिकार कहलाती है। तो इसका ऐतिहासिक संदर्भ हम समझते हैं कि 19वीं सदी में यूरोप में हुआ था कि एक संस्कृति एक राज्य की मान्यता पर जोड़ पड़ा था कि भाई एक संस्कृति के आधार पर एक राज्य का निर्माण होगा। इसमें बहुलता आई थी और ये डिमांड जो काफी प्रचलित हुई थी और प्रथम विश्व युद्ध के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद राज्यों के
व्यवस्था में यह विचार आजमाया गया कि भी एक संस्कृति एक राज्य बनाते हैं। तो वारसाई की संधि के तहत बहुत से छोटे और नव स्वतंत्र राज्यों का जो गठन हुआ था, इसमें हम पोलैंड को ले सकते हैं, चेकोस्लोवाकिया को ले सकते हैं, यूगोस्लाविया को ले सकते हैं और अन्य छोटे देशों का गठन हम देख सकते हैं कि एक संस्कृति और एक राज्य की मांग जो बड़ी थी, उसमें जो वारसाई की संधि हुई और वारसाई की संधि के तहत ये सारे छोटे देश जो है निकलकर सामने आए संस्कृति के आधार पे। तो यहाँ जो है आत्मनिर्णय का अधिकार इन देशों को मिला और ये देश आज अपने ऊपर स्वयं शासन करते हैं और अपने लिए स्वयं ये जो है भविष्य को तय करते हैं। अब तक हर चीज समझ रहे हैं, हर चीज में समस्या है, तो राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार में भी समस्या है। मतलब एक राष्ट्र ये अधिकार चाहता है कि भैया उसे छोड़ दो, वो अपना निर्णय खुद लेगा, उसे मान्यता दे दो कि वो अपना निर्णय खुद लेगा। लेकिन अब इसमें भी क्या समस्या है? समस्या क्या है कि ये असंभव है और अवांछनीय है। असंभव और अवांछनीय क्यों है? कि प्रत्येक राष्ट्रीय समूह को स्वतंत्र राज्य देना मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है। कि हर राष्ट्र को स्वतंत्र करने लग गए तो क्या हो जाएगा? बहुत छोटे राज्य बन जाएंगे, आर्थिक और राजनीतिक रूप से जो कि कमजोर हो सकते हैं और आर्थिक राजनीतिक समस्या देश में दुनिया में बढ़ने लग सकती है और अल्पसंख्यक समूहों को इसमें और ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब इससे क्या होगा? जब छोटे छोटे राष्ट्र राज्य बनने लगेंगे तो विस्थापन और हिंसा जो है वो बढ़ सकती है, सीमाओं में बदलाव होगा, लाखों लोग अपने घरों से उजड़ जाएंगे और जहां लोग पीढ़ियों से घर में रह रहे थे वो घर उन्हें छोड़ना पड़ेगा और उनसे वो बाहर धकेले जा सकते हैं। सांप्रदायिक हिंसा का उन्हें शिकार होना पड़ सकता है। मानव जाति को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। किस वजह से? सिर्फ आत्मनिर्णय का अधिकार पाने की वजह से। और ये एक असंभव लक्ष्य है, इम्पॉसिबल गोल है। नवगठित राज्यों में केवल एक ही नस्ल के लोग रहें, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अधिकतर राज्यों में एक से अधिक नस्ल संस्कृति के लोग आज के टाइम पे रहते हैं और रह सकते हैं। छोटे छोटे समुदाय राज्य के भीतर अल्पसंख्यक जो है नुकसानदेह स्थितियों में होते हैं। तो जो है ये जो आत्मनिर्णय का अधिकार है वो असंभव अधिकार है और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का अधिकार सिर्फ एक राष्ट्र एक संस्कृति के आधार पर, तो ये जो है इन 3 लेवलों पे जो है लोगों के ऊपर और देश की सीमाओं के ऊपर और विश्व की राजनीति और अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत बुरा असर डाल सकता है, जिस वजह से ये जो है राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की जो समस्या है वो एक तरीके से राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का जो अधिकार है वो इस तरीके से पूरी तरीके से इम्पॉसिबल देखने में लगता है। अब इसका सकारात्मक पहलू क्या होता है ये समझते हैं कि बहुत से राष्ट्रवादी समूह जो है को राजनीतिक मान्यता प्राप्त हुई है। बहुत से राजनीतिक समूह हैं जिनको राजनीतिक मान्यता प्राप्त हुई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जो स्वयं को अलग राष्ट्र के रूप में देखते हैं, अपना शासन चलाने का अधिकार उन्हें मिला है। सकारात्मक पहलू के अंदर हमने इसको ऑलरेडी जो है एक बार डिस्कस किया था अभी पहले, फिर से समझते हैं कि रियल लाइफ एग्जांपल में हमने पोलैंड को देखा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है उसे स्वतंत्रता मिली थी और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का अधिकार मिला था एक संस्कृति और एक राज्य वाली भावना को लेके वारसाई की संधि के बाद। और उसी में चेकोस्लोवाकिया 1918 में एक नया राज्य बना, लेकिन 1993 में ये विभाजित भी हो गया। तो यहाँ पृथक्करण की भावना देखने को मिली। इसमें से चेक गणराज्य अलग हो गया और स्लोवाकिया अलग हो गया, यानी चेकोस्लोवाकिया 2 टुकड़ों में बट गया। वहीं हम भारत पाकिस्तान की बात करें तो 1947 में इसका विभाजन हुआ था, जिसमें लाखों लोगों की विस्थापना हुई थी और सांप्रदायिक हिंसे हुए थे, मारकाट हुई थी, जिसका जो दर्द है आज तक लोगों के दिलों में बसा हुआ है। और इसके रिगार्डिंग अभी हाल ही में एक मूवी आई है जो इस दर्द को दिखाती है, मैं वापस आऊँगा। अगर आपके पास टाइम हो तो देखना, ये नसरुद्दीन शाह की मूवी है जिसमें वो अपनी आज़ादी से पहले की यादों को लेकर बुढ़ापा काट रहे होते हैं और फिर उन्हें बुढ़ापे में अचानक से वो याद आती है जो विभाजन से पहले उनके पास थी और विभाजन के बाद कैसे उनकी यादें जो है बिखर गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से सकारात्मक और नकारात्मक पहलू हमें देखने को मिलता है
और राष्ट्रीय आत्मनिर्माण का अधिकार जो है आज के टाइम पे इम्पॉसिबल है। इसके लिए मैंने आपको डिटेल जो है दे दी है। वहीं राष्ट्र निर्माण का अधिकार को समझाएं, इसमें बस इतना ही समझाना है कि राष्ट्र पर अपना शासन अपने आप करने और अपने भविष्य को अपने आप तय करने का अधिकार होता है। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का अधिकार और पृथक राजनीति इकाई की मान्यता इसमें ली जाती है अंतर्राष्ट्रीय जो समुदायों से। तो इतना ही है, इसके अलावा डिटेल में आप एग्जाम्पल से लिख सकते हैं, आपका जो क्वेश्चन होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा, जो आंसर होगा। अब हम समझते हैं राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन और उसकी वर्तमान दुविधा। ठीक है, तो राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन और वर्तमान दुविधा, इसमें हम समझते हैं कि एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन जो है काफी तेजी से बढ़े थे। अब इसका उद्देश्य क्या था? औपनिवेशिक प्रभुत्व के खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया था और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की इन्होंने घोषणा की थी। खुद को मुक्त करने के लिए इन्होंने आंदोलन किया था, वही राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन था। लेकिन इसकी वर्तमान दुविधा है, इसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। इसकी वर्तमान दुविधा भी वही है कि भाई अब जो मुक्त हो गए वो मुक्त हो गए, अब नया राष्ट्र की डिमांड करोगे और अब आप बोलोगे कि भाई कि मुझे राष्ट्रीय आत्मनिर्माण का अधिकार चाहिए, तो फिर वो कहीं ना कहीं जो है वो मौजूदा राष्ट्र के अखंडता को प्रभावित करने का काम करेगा, उसकी सीमा को प्रभावित करने का काम करेगा, वहाँ के लोगों को प्रभावित करने का काम करेगा, वहाँ के लोगों को विस्थापित करने का काम करेगा। लेकिन फिलहाल हम समझते हैं कि राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन है क्या। तो ये है क्या? एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन तेजी से बढ़े थे और किस लिए बढ़े थे? औपनिवेशिक प्रभुत्व और शासन के विरुद्ध बढ़े थे, खिलाफ बढ़े थे और खुद को राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की घोषणा के लिए बढ़े थे। अब इनको मान्यता कैसे मिली? राजनीतिक संविधानता इन्हें मिली, राष्ट्रीय समूह को सम्मान और मान्यता मिली, सामूहिक हित की इनकी रक्षा हुई, न्याय अधिकार समृद्धि हासिल करने के लिए जो है ये राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन हुआ था। एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में समस्या और विरोधाभास क्या है, अब इसे समझते हैं। प्रत्येक सांस्कृतिक समूह कुछ पृथक राष्ट्र होने का दावा करते हैं के लिए राजनीतिक संविधानता और राज्य सत्ता सुनिश्चित कराने का लगभग असंभव है। मतलब हर सांस्कृतिक समूह को एक अलग राज्य, अलग राष्ट्र देना और उन्हें राजनीतिक संविधानता देना और राज्य उनको प्रदान करना, ये लगभग असंभव है। इस क्षेत्र के अनेक देश आबादी देशांतर सीमाओं पर युद्ध और हिंसा की चपेट में आते रहे हैं। इससे अगर इस तरह से अभी हमने ये समझा ही था जब हमने राष्ट्रीय जो क्या समझा था अभी हमने, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की जब बात समझी थी तो उसमें समझा भी था कि भैया कि अलग अलग पृथक राष्ट्र देने लगे तो वहाँ की आबादी को जो है बेदखल होना पड़ेगा, सीमाओं पर युद्ध होंगे और हिंसा में जो है लोग ही आएंगे। अब विरोधाभास क्या है कि राष्ट्र राज्य जिन्होंने संघर्ष की बदौलत संविधानता प्राप्त की है, अब वे अपने भू क्षेत्रों में राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग करने वाले अल्पसंख्यक समूहों का विरोध कर रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ जहां एशिया और अफ्रीका के देशों ने उपनिवेशवाद से आजादी पाई और आजादी पाने के बाद वो एक राष्ट्र बने और एक राष्ट्र बनने के बाद अब खुद उन्हीं राष्ट्र क्षेत्र पर जो है राष्ट्र राज्यों बनाने के लिए संघर्ष जो है शुरू हो चुका है। अब वहां पे छोटे छोटे अल्पसंख्यक समूह जो है अपने अलग राष्ट्र राज्यों की मांग कर रहे हैं और उन राष्ट्र राज्यों की मांग को दबाने के लिए खुद आजाद हुए देश उनका विरोध कर रहे हैं। जो उन्हें खुद मिला वो दूसरे को नहीं देना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की वर्तमान दुविधा भी है। लेकिन वो इसलिए भी नहीं देना चाहते कि ऐसा करने पर जो है सीमाओं पर युद्ध होगा, हिंसा की चपेट में लोग आएंगे, विस्थापन लोगों का होगा और जो देश की आबादी है वो कहीं ना कहीं जो है पूर्ण रूप से विस्थापित हो सकती है और जो विकास की मांग को लेकर दुनिया चल रही है वो जो है वो काफी पीछे जा सकती है। तो राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की वर्तमान दुविधा की बात करें तो राज्य सत्ताएं, राज्य सत्ताएं क्या कि आत्मनिर्णय आंदोलन से कैसे निपटे कि दुविधा में फंसी हुई है राज्य सत्ताएं। इनसे राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो जो मुक्ति आंदोलन चल रहा है और मुक्ति आंदोलन में क्या राज्य सत्ताएं जो बन चुकी है उन्हीं के प्रति जो आंदोलन हो रहा है
और अब वो राष्ट्र सत्ताएं जो हैं, अब जो राष्ट्र सत्ताएं बन गई हैं, अब वो सोच रही है कि भाई इन आंदोलन से हम कैसे निपटें, क्योंकि इसी मांग को लेकर तो हम खुद आज़ाद हुए थे। तो इनसे इनसे जो है राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार, यानी कि दूसरे देशों को अधिकार देना, अपना खुद का निर्णय स्थापित करने का, खुद का भविष्य तय करने का, इस अधिकार पर सवाल उठ गया है। और इसलिए जो ये अधिकार है अब कहीं ना कहीं असंभव होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब वो राष्ट्र राज्य बन चुके हैं जो खुद कभी आत्मनिर्णय के अधिकार को प्राप्त करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करके आज खुद जो है आत्मनिर्णय के आंदोलनों से जूझ रहे हैं, और वो उन्हें देना नहीं चाहते हैं आत्मनिर्णय का अधिकार। तो आत्मनिर्णय का अधिकार ही सवाल के घेरे में आ चुका है। चलिए, उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं और नए समाधान की एक नई सोच आ गई है। सभी को आत्मनिर्णय का अधिकार तो देना संभव है नहीं, लेकिन मुक्त तो सबको होना है। तो राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में एक नई सोच आ गई कि समाधान नए राज्यों के गठन में नहीं है, नए राष्ट्र राज्यों के गठन में नहीं है, बल्कि वर्तमान राज्यों को अधिक लोकतांत्रिक और समतामूलक बनाने में है। कि जो राज्य हैं जो डिमांड कर रहे हैं उनको और ज्यादा लोकतांत्रिक बना लो और ज्यादा समान बना लो बाकी राज्यों के मुकाबले। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि अलग अलग संस्कृति और नस्लीय पहचानों के लोग देश में समान नागरिक और साथियों की तरह सह अस्तित्वपूर्ण रहें। ये जरूरी है, उनमें समानता की भावना रहे। मजबूत और एकताबद्ध राज्य बनाना, कि भाई जो राज्य हो वो स्ट्रांग हो और एकताबद्ध हो, सब में यूनिटी की भावना हो। तो इससे क्या होगा कि नई मुक्ति आंदोलन का जो है मांग उठेगी ही नहीं, और अल्पसंख्यक समूहों के अधिकारों और संस्कृतियों की पहचान की कदर करनी चाहिए। और जितने भी माइनॉरिटीज कम्युनिटीज हैं उनके अधिकारों और संस्कृति की पहचान की कदर होगी, तो वो नई राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की डिमांड करेंगे ही नहीं। तो इसके लिए राज्य की जिम्मेदारी क्या है? जो राष्ट्र राज्य शासन में अल्पसंख्यकों के अधिकारों और संस्कृति की पहचान की कदर नहीं करते हैं, वहीं सदस्यों की निष्ठा प्राप्त करना जो है मुश्किल हो जाता है। और जब निष्ठा प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है तो वो अल्पसंख्यक समूह अपनी संस्कृति और अधिकारों की मांग के लिए राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन छेड़ देते हैं। ठीक है, तो राज्य अपने स्तर पे काम करेगा तो इस तरह का आंदोलन छिड़ेगा ही नहीं। ठीक है, कितनी बढ़िया बात हमें समझ में आई है। अब इसमें बास्क का उदाहरण लेके हम समझते हैं कि स्पेन का एक पहाड़ी और समृद्ध क्षेत्र था बास्क। तो स्थिति क्या थी इसकी? स्पेन सरकार ने स्वायत्ता क्षेत्र का दर्जा दिया, इसको स्वायत्त क्षेत्र का स्पेशल कैटेगरी इसको दी, पर बास्क राष्ट्रीयवादी आंदोलन स्वायत्ता से संतुष्ट नहीं थे। तो स्पेन से अलग होकर स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे बास्क के लोग। तो बास्क राष्ट्रवादियों का तर्क क्या था भाई? कि संस्कृति स्पेन संस्कृति से बहुत भिन्न है, कि उनकी जो कल्चर है वो स्पेन के कल्चर से बहुत भिन्न है। अपनी भाषा जो है स्पेनी भाषा से बिल्कुल नहीं मिलती। आज मात्र 1/3 लोग ही जो है बास्क को समझते हैं स्पेन में। और उनकी जो है पहाड़ी भू संरचना है, भौगोलिक रूप से शेष स्पेन से वो खुद को अलग मानते थे। एक तो भाषा के आधार पे अलग मान रहे हैं, तो क्षेत्र के आधार पे अलग मान रहे हैं। ऐतिहासिक स्वायत्तता की बात करें तो रोमन काल में बास्क क्षेत्र स्पेनी था और शासकों के समक्ष स्वायत्तता का कभी समर्पण उन्होंने नहीं किया। तो इस तरीके से वो कहना है कि जब उन्होंने कभी अपना आत्मसमर्पण किया ही नहीं तो वो एक स्वतंत्र देश है, इसलिए उन्हें मुक्त किया जाए। तो इतनी सारी चीजें देने के बाद क्या है, अब यहाँ समस्या क्या हो गई भाई कि 19वीं सदी के अंत में स्पेनी शासक ने विशिष्ट राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था समाप्त करने की कोशिश की। अब जो भी उनको विशेष दर्जा दिया गया था उसको समाप्त करने की कोशिश की। 20वीं सदी में तानाशाह फ्रैंको ने क्या किया? स्वायत्तता में और कटौती कर दी और बास्क भाषा पर सार्वजनिक स्थानों और घरों में तो पाबंदी लगा दी। इससे क्या हुआ? दमनकारी कदम अब वापस लिए जा चुके हैं, पर बास्क आंदोलनकारियों का स्पेनी शासन के प्रति संदेह जो है बरकरार है। हालांकि मौजूदा समय में जो है ये सारे जो प्रतिबंध है वो वापस लिए जा चुके हैं, लेकिन जो बास्क जो क्षेत्र है वहाँ के जो आंदोलनकारी है, जो मुक्ति चाहते हैं खुद को इसके स्पेन से, वो आज भी खुद को और स्पेनी सरकार के
को वो संदेह के दायरे में रखते हैं। अब इसमें विरोधियों का तर्क है कि बास्क अलगाववादी एक ऐसे मुद्दे का राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं, उठाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका समाधान हो चुका है। तो ये विरोधियों का भी तर्क है कि भाई इनको बेनिफिट मिल चुका है, बेनिफिट मिलने के बाद भी फिर ये अलग राष्ट्र की मांग करेंगे और अलग होने की मांग करेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ये एक बेहतर उदाहरण हमें देखने को मिलता है स्पेन में मौजूद बास्क पहाड़ी क्षेत्र का। और इसका कुछ और रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं हम, तो कश्मीर जो कि भारत का है, कुछ समूहों द्वारा आत्मनिर्णय की मांग कश्मीर में की गई। भारत सरकार ने उसे विशेष दर्जा दिया और जो 370 का विशेष दर्जा था वो 2019 में वापस ले लिया गया। और आज भी जो कश्मीर है वो भारत का ही हिस्सा है और अभिन्न अंग है, हमेशा रहेगा। वही तिब्बत की बात करें, चीन में तिब्बत स्वायत्ता की मांग कर रहा है, लेकिन चीन सरकार जो है उसकी स्वायत्ता का विरोध करती है और उन्हें मुक्त नहीं होने दे रही है। कैटलोनिया जो स्पेन में है, 2017 में स्वतंत्रता के लिए जनमत संग्रह हुआ था और स्पेन सरकार ने उस जनमत संग्रह को जो है अवैध घोषित कर दिया था और उस कैटलोनिया को भी मुक्ति आंदोलन करने के बाद भी अलग राज्य का दर्जा नहीं दिया। तो राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की समस्या और समाधान की जब बात आएगी तो उसमें राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की बात करनी है, आपको उसमें समस्या की बात करनी है, विरोधाभास की बात करनी है, नई समस्या की बात करनी है कि नए राज्य नहीं, वर्तमान में राज्यों को लोकतांत्रिक और समता मूलक बनाना जरूरी है। और उसमें और जरूरी क्या है कि अल्पसंख्यक के अधिकार और सांस्कृतिक पहचान की कदर करनी जरूरी है और सहअस्तित्व बनाना जरूरी है। उदाहरण में आप बास्क का उदाहरण दे सकते हो, कश्मीर का उदाहरण दे सकते हो और कैटलोनिया का उदाहरण दे सकते हो। और इस तरीके से ये जो आंसर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसको खुद राइट अप करके एक बार प्रैक्टिस आप कर सकते हो, जिससे भी कि आपका अभ्यास बनेगा। और आप प्रैक्टिस करने के बाद इस आंसर को कमेंट में शेयर कर सकते हो। अगर आपका आंसर अच्छा होगा तो लोग उसे लाइक करेंगे, पसंद करेंगे और मैं देखूंगा और मुझे कुछ सुझाव देना हुआ तो मैं आपको सुझाव भी कमेंट के माध्यम से दे सकता हूं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक के नेक्स्ट स्लाइड में सांस्कृतिक विविधता और राष्ट्र राज्य को समझने का प्रयास करते हैं कि भाई जो कल्चरल डिफरेंसेस है और स्टेट नेशन है वो आपस में कैसे संतुलन बना के रखते हैं। तो एक संस्कृति एक राज्य का विचार जब छूट गया, पीछे छूट गया और जो आत्मनिर्णय का अधिकार या राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन जो है एक संस्कृति के आधार पे अब पिछड़ता जा रहा है, तो अब नई जरूरत क्या आ रही है कि विभिन्न संस्कृति विभिन्न समुदायों को एक ही देश में फल फूल सके ऐसा तरीका खोजना चाहिए राष्ट्र राज्य को। तो लोकतांत्रिक देश इस पर प्रयास भी कर रहे हैं कि सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान को स्वीकार करके और संरक्षित करके जो है सांस्कृतिक विविधता के तहत राष्ट्र राज्य का निर्माण कर रहे हैं। भारतीय संविधान इसमें बहुत अहम भूमिका निभाता है। धार्मिक, भाषाई, सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए एक विस्तृत मौलिक अधिकार के तहत प्रस्तावना मौजूद है और प्रबंधन प्रावधान मौजूद है हमारे संविधान में, जो अल्पसंख्यकों के समुदाय के अधिकार और संस्कृति को जो स्वीकार भी करते हैं और उसे संरक्षित करने का काम भी करते हैं। वहीं समूह को प्रदान किए गए अधिकार जो सांस्कृतिक विविधता के बावजूद भी राष्ट्र राज्य जो है उसमें विभिन्न समूहों को प्रदान किए गए अधिकार में सबसे पहला है संवैधानिक संरक्षा देनी चाहिए, उनको सेफ्टी देनी चाहिए और उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी देना चाहिए और शिक्षा और संस्कृति तो मूल हक है ही हर व्यक्ति का, वो भी देना चाहिए। तो संवैधानिक संरक्षा की बात है, ये अल्पसंख्यकों की बात हो रही है कि जिनमें सांस्कृतिक विविधता होने के बावजूद भी उनको क्या दिया जाए ताकि वो जो है राष्ट्र राज्य के अंदर रहें और जो अलग राज्य की मांग ना करे, अलग क्षेत्र की मांग ना करे। तो ऐसे में क्या है कि अल्पसंख्यक समूहों और उनके सदस्यों की भाषा, संस्कृति, धर्म के लिए संरक्षण का अधिकार उन्हें देना जरूरी है और वो भी संवैधानिक अधिकार देना जरूरी है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी उन्हें देना जरूरी है। विधायी संस्थाओं और अन्य राजकीय संस्थाओं में प्रतिनिधित्व का अधिकार रहेगा
तभी वो बता पाएंगे, कि तभी वो सोच पाएंगे कि भाई कानून निर्माण में जब वो योगदान दे सकते हैं, नीति निर्माण में योगदान दे सकते हैं, तो राष्ट्र जो है उनकी भूमिका को नाकार नहीं रहा है, बल्कि उन्हें जगह दे रहा है। कुछ मामलों में विशेष कोटा देकर उन्हें ये राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अधिकार देना चाहिए। वहीं शिक्षा और संस्कृति में अपनी भाषा में शिक्षा देनी चाहिए और सांस्कृतिक संस्थानों की उनकी स्थापना का उन्हें अधिकार देना चाहिए। तो ये समूह को प्रदान किए गए अधिकार हैं, जिसके तहत सांस्कृतिक विविधता होने के बाद भी राष्ट्र राज्य आज फल फूल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सांस्कृतिक विविधता में बहुलतावाद न्यायोचित कैसे। बहुलतावाद मतलब जो ये विविधता है वही बहुलवाद है। तो समान व्यवहार और सुरक्षा जो है, जो कानून द्वारा समान व्यवहार सबके साथ किया जाए, सभी नागरिकों को समान नजरिए से देखना चाहिए कानून की नजर से, और सामूहिक संस्कृति की पहचान को सुरक्षा देना जरूरी होना चाहिए। तो समान व्यवहार और सुरक्षा जो है वो सांस्कृतिक विविधता में न्यायोचित तभी बन पाएगा जब समान व्यवहार और सुरक्षा दी जाएगी। राष्ट्रीय समुदाय का अंग जो है सांस्कृतिक विविधता को मानना पड़ेगा। इन समूहों को राष्ट्रीय समुदाय के एक अंग के तौर पर मान्यता दी जानी चाहिए और राष्ट्रीय पहचान में समावेशी रीति से इन्हें परिभाषित भी करना चाहिए। कोई भी समुदाय, कोई भी जो अल्पसंख्यक समुदाय संस्कृति जो राष्ट्र के हिस्सा होती है, उसे एक तो अंग मानना पड़ेगा राष्ट्र का, और दूसरा उसे भी राष्ट्रीय पहचान के तहत जोड़कर परिभाषित करना जरूरी होना चाहिए। राष्ट्र राज्य के तमाम सदस्यों की महत्ता और अद्वितीयता का अद्वितीय योगदान को भी महत्व देना चाहिए। तो राष्ट्रीय समुदाय का अंग वो तभी बनेगा जब आप उनको इन लेवल्स पर मानोगे। कैसे मानोगे? एक अंग के तौर पे तो मानना ही मानना है, उनको परिभाषा में भी राष्ट्रीय पहचान की परिभाषा में परिभाषित करना है और जगह देनी है, और चाहे वो कितने ही छोटे तबके से हो, उसकी जो आदित्य जो ऐसी जो उसका योगदान है, महान योगदान, उसको मान्यता देनी जरूरी है, जगह देनी जरूरी है। तभी वो अपने आप को राष्ट्र राज्य के अंदर विशेष महत्व वाला व्यक्ति मानेगा और समान महत्व वाला व्यक्ति मानेगा। तो इसके अलावा कुछ चुनौतियां भी होती हैं विविध संस्कृतियों की, कि विविधता में एकता तो है लेकिन चुनौतियां क्या है कि भाई वही चुनौती है, पृथक राज्य की मांग करते हैं लोग बार बार। अल्पसंख्यक समूहों और उनके सदस्यों की भाषा, संस्कृति, धर्म संरक्षण का अधिकार देने के बावजूद भी वो पृथक राज्य की मांग करते हैं। किस लिए? कि भाई वो अलग से अपनी भाषा, संस्कृति और धर्म का संरक्षण करेंगे, उन्हें अलग राज्य दे दो, हम करेंगे। भूमंडलीकरण वनम राष्ट्रवाद में ग्लोबलाइजेशन वर्सेस नेशनलिज्म की वजह से भी जो है सांस्कृतिक विविधता में जो है जो चुनौतियां उत्पन्न हो रही है, विरोधाभासी चुनौतियां। भूमंडलीकरण का दौर है, पर राष्ट्रीय आकांक्षाएं अभी भी बहुत समूहों को उद्वेलित कर रही हैं, यानी कि दबाने का काम कर रही हैं। तो राष्ट्रीय आकांक्षाएं और वैश्विक आकांक्षा अब आपस में मिल चुकी हैं, जिस वजह से भी सांस्कृतिक विविधता जो है एक चुनौती बन गई है राष्ट्र राज्य के लिए। तो इसका समाधान क्या है? समाधान लोकतांत्रिक है। अत्यंत उदारता और दक्षता का परिचय देना है राज्य को, और संबंधित देश को लचीला और समावेशी होना जरूरी है। देखो, लोग कठोर हो सकते हैं, लोग अलग होने की मांग कर सकते हैं, हर कंडीशन में जो सॉल्यूशन है वो राज्य को ही ढूंढना है, और राज्य को जो सॉल्यूशन है वो अत्यंत उदारतापूर्ण ढूंढना है, दक्षतापूर्ण ढूंढना है, लचीला और समावेशी ढूंढना है। अगर वो कठोर तरीका और विरोधी तरीका ढूंढेंगे तो जो मांग है वो रुकेगी नहीं, और राष्ट्र राज्य यूनाइट रहना चाहता है तो वो ऐसा काम कभी नहीं करेगा कि वो अपनी जनता को दुख पहुंचाए और अपने हिस्से को भी तोड़वाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आत्मनिर्णय की मांग हो रही है, उसकी पुनर्व्याख्या की जानी जो है वो जरूरी है। संस्कृति विविधता और राष्ट्र राज्य जब आपस में रह सकते हैं तो उसमें राष्ट्र निर्णय की पुनर्व्याख्या जरूरी है। पहले क्या है, भी स्वतंत्र राज्य चाहिए, अब क्या है कि राज्य के भीतर किसी राष्ट्रीयता के लिए कुछ लोकतांत्रिक अधिकारों को, विशेष लोकतांत्रिक अधिकारों को स्वीकृति देकर भी जो है राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की पुनर्व्याख्या की जा सकती है। इससे क्या होगा? राष्ट्र का विभाजन नहीं होगा और नया राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा, और जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं जो अपने आप को पिछड़ा महसूस कर रहे हैं या दबा हुआ महसूस कर रहे हैं,
वो भी खुश हो जाएंगे। अब इसका महत्व क्या है? समूह की पहचान को मान्यता देना और महत्व के प्रति सचेत करना है। बहुत से संघर्ष समूह की पहचान मान्यता के लिए चल रही है कि भाई उन्हें मान्यता दे दी जाए और राष्ट्रवाद की भाषा का इस्तेमाल इसमें होना चाहिए। मान्यता देने के साथ साथ उन्हें राष्ट्रवादी भाषा के साथ भी जोड़ना चाहिए। अब जरूरत क्या है इस नई पहचान की पुनर्व्याख्या की? राष्ट्रीय पहचान के दावों की सत्यता को स्वीकार के, जो नेशनल आइडेंटिटी है, जो उसके दावे हैं, जो उसके क्लेम्स है, उसकी ट्रूनेस को जो एक्सेप्ट करने की अब जरूरत है और उसकी ट्रूनेस को एक्सेप्ट करने के लिए ही राष्ट्रीय आत्मनिर्माण की पुनर्व्याख्या जरूरी है। पर राष्ट्रवाद की असही समूह और एक जातीय स्वरूपों के साथ सहानुभूति नहीं हो सकती है। इसलिए क्या है कि राष्ट्रवाद को क्या है कि भी सही सून रहना जरूरी है और एक जातीय पर, एक धर्म पर विशेष महत्व या एक इकाई पर विशेष महत्व देकर उसे नहीं चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी जो है राष्ट्र निर्माण की जो पुनर्व्याख्या कर रहे हैं तो भी राज्य को ही ध्यान देना पड़ेगा। असल जीवन का उदाहरण समझते हैं हम। भारत, कनाडा और स्विट्जरलैंड है। संविधान में अल्पसंख्यक के अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। धार्मिक और भाषाई समुदायों को संरक्षण दिया गया। 29 और 30 के तहत कनाडा में क्यूबेक प्रांत में फ्रांसीसी भाषाई विशेष दर्जा दिया गया और संस्कृति को उनकी सुरक्षित किया गया। स्विट्जरलैंड में 4 भाषाएं हैं, संघीय ढांचा है, वहां पे सांस्कृतिक विविधता का वहां पे पूर्ण रूप से सम्मान होता है। तो इस तरीके से सांस्कृतिक विविधता के साथ भी राष्ट्र राज्य बरकरार रह सकता है और किसी तरीके का भी वो अलगाववादी आंदोलन नहीं होगा अगर राज्य जो है लचीला और दयालु भूमिका, उदार भूमिका निभाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट को थोड़ा और समझते हैं। इसका एक एग्जाम पॉइंट से मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे लिख के बताइए कि राष्ट्रवाद और बहुलवाद को कैसे समझाया जाए। ये मैंने 4 पॉइंट में आपको समझाया, आप अपने तरीके से मुझे समझाएं और क्वेश्चन को कमेंट में जरूर लिखें, ठीक है, ताकि मैं आपको जवाब दे सकूं। तो अब इस बुक का जो है नेशनलिज्म का लास्ट पॉइंट रह गया है और लास्ट पॉइंट क्या है? राष्ट्रवाद, रविंद्रनाथ ठाकुर की समालोचना। रविंद्रनाथ ठाकुर यानी रविंद्रनाथ टैगोर भी हैं, उन्हें रविंद्रनाथ ठाकुर भी कहा जाता है, कि वो किस तरीके से राष्ट्रवाद की समान आलोचना करते हैं। अब रविंद्रनाथ ठाकुर के जरिए हम राष्ट्रवाद को समझने का प्रयास करेंगे। तो राष्ट्रवाद पर जो रविंद्रनाथ टैगोर है उनके विचार क्या है? तो रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर का कथन है कि भी राष्ट्रवाद को लेकर, राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकता, हमें इसे लास्ट अपना गोल नहीं मान सकते किसी राष्ट्र को विकसित करने के लिए, और मेरा शरण स्थली में तो मानवता है, यानी ये मानवता को अंतिम गोल मानते हैं, ह्यूमैनिटी को, राष्ट्रवाद को नहीं मानते। देशभक्ति को मानवता पर कदापि विजयी नहीं होने दूंगा, यानी कि जो राष्ट्रवाद है वो अपनी जगह ठीक है लेकिन वो मानवता के ऊपर कभी हावी नहीं हो सकता, मानवता से तो उसे नीचे ही रहना पड़ेगा। तो बेसिकली राष्ट्रवाद के प्रति जो है वो एक ऐसी आलोचनात्मक नजरिया रखते हैं टैगोर, जहां वो राष्ट्रवाद से कहीं भी मानव जीवन प्रभावित हो रहा हो तो वो राष्ट्रवाद को नकारना पसंद करेंगे। तो राष्ट्रवाद पर स्थिति क्या है टैगोर जी की, कि औपनिवेशिक शासन के विरोध के लिए राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई थी। भारत की संविधानता के अधिकार का दावा है राष्ट्रवाद, और महसूस करते थे कि उपनिवेशों के ब्रिटिश प्रशासन में मानवीय संबंधों की गरिमा बरकरार रखने की गुंजाइश नहीं है। कि राष्ट्रवाद ऐसा है कि वहां क्या उपनिवेशों के ब्रिटिश प्रशासन में मानवीय संबंधों की गरिमा बरकरार रखने की गुंजाइश नहीं है। तो ब्रिटिश प्रशासन में मानवीय संबंधों की गरिमा जो है वो बरकरार नहीं रखी जा सकती थी और इसलिए वो संविधानता के अधिकार का उन्होंने दावा किया। तो संविधानता के अधिकार का दावा किया तो वो कहते हैं कि भाई राष्ट्रवाद के लिए दावा नहीं किया, ये इसलिए हमने दावा किया आज़ादी का, संविधानता का, कि वहाँ जो है ब्रिटिश प्रशासन में मानवीय संबंधों की गरिमा जो है वो बरकरार नहीं रह पा रही थी। और फिर ये आगे बोलते हैं कि भाई पश्चिमी साम्राज्यवाद और पश्चिमी सभ्यता का ये तुलना करते हैं कि पश्चिमी जो साम्राज्यवाद है और वर्सेस पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी साम्राज्यवाद का विरोध करना सही है, मानते थे पश्चिमी सभ्यता
को खारिज करने के बीच ये फर्क करते थे। ये कहते थे कि भाई पश्चिमी साम्राज्यवाद है, जो साम्राज्यवाद है दुनिया में अपना जो साम्राज्य स्थापित कर रहा है वो गलत है, उसका विरोध करना चाहिए। लेकिन जो पश्चिमी सभ्यता है, जो वहाँ के लोग मानते हैं, उसका विरोध करना ये सही नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोग वो अपनी सभ्यता संस्कृति का पालन कर रहे हैं। इसी तरीके से भारतीय संस्कृति जो है, भारतीयों को अपनी संस्कृति और विरासत में गहरी आस्था होनी चाहिए, पर बाहरी दुनिया से मुक्त भाव से सीखने और लाभान्वित होने का प्रतिरोध नहीं करना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि भाई हमारी जो संस्कृति है और जो हमारी विरासत है वो हमारी है, उसमें गहरी आस्था है, लेकिन दूसरों की संस्कृति की आलोचना करना और उनकी विरासत की आलोचना नहीं की जानी चाहिए, बल्कि उनसे सीखना चाहिए और उनसे लाभ प्राप्त करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे क्या निकल के आता है कि वो पश्चिमी साम्राज्यवाद का जो है विरोध करते हैं, और वो कहते हैं कि पश्चिमी साम्राज्यवाद और ब्रिटिश उपनिवेशवाद है उसने मानव संबंधों की गरिमा को बरकरार रखने में जो है बहुत बड़ा घाटा उत्पन्न किया है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद से मानवीय गरिमा जो है बरकरार नहीं रह सकती है। वहीं सभ्यता एक अलग चीज है, सभ्यता का जो है वो जो है उसकी सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे वो किसी की भी सभ्यता हो। आप अपनी सभ्यता और संस्कृति में गहरी आस्था रखते हैं तो दूसरे की भी सभ्यता संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रवाद पर टैगोर के विचार में संकीर्ण राष्ट्रवाद की आलोचना करते हैं टैगोर। संकीर्ण मतलब बिल्कुल छोटी, जो छोटी सोच वाली राष्ट्रवाद होती है। टैगोर की आशंकाएं क्या है कि देशभक्ति की समालोचना उनके लेखन का स्थायी विषय है। देशभक्ति की भी समालोचना वो करते हैं। संविधानता आंदोलन में मौजूद संकीर्ण राष्ट्रवाद के वो कटु आलोचक के रूप में उभरे थे, कि जो संकीर्ण रूप से जो राष्ट्रवाद जो फैल रहा था उसकी उन्होंने खुल के आलोचना की। उनको डर क्या था कि तथाकथित भारतीय परंपरा के पक्ष में पश्चिमी खारिजी हो सकती है, यहीं तक सीमित हम नहीं रहेंगे और यह अपने देश में मौजूद विदेशी प्रभावों के खिलाफ आसानी से आक्रमण हो सकता है। वहीं ईसाई, यहूदी, पारसी, इस्लाम समेत तमाम विदेशी प्रभावों के खिलाफ जो है ये संकीर्ण राष्ट्रवाद का जो है इस्तेमाल हो सकता है। तो इसमें संतुलन बनाने के लिए टैगोर ने जो संदेश दिया, राष्ट्रवाद जरूरी है पर मानवता जो है वो सर्वोपरि है, और संकीर्ण राष्ट्रवाद जो है वो बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि असहिष्णुता, आक्रामकता की ओर ये ले जा सकता है राष्ट्र को। खुले दिमाग की जरूरत है, अपनी संस्कृति की आप तारीफ करो और बाहरी दुनिया से जो है आप सीखने की कोशिश करो। तो टैगोर राष्ट्रवाद को लेकर ये बात कहते हैं कि भाई राष्ट्रवाद जो है वो बिल्कुल जो है संकीर्ण नहीं होनी चाहिए, राष्ट्रवाद की जरूरत है, लेकिन जो है मानवता जो है उसको आपको टॉप पे रखना पड़ेगा। जहां भी मानवता जो है नुकसान में आती है, आपको राष्ट्रवाद को पीछे रखना पड़ेगा। तो असली जीवन के उदाहरण हम टैगोर से ले सकते हैं। टैगोर का जनगण मन राष्ट्रगान राष्ट्रवाद की भावना दिखाता है, पर विविधता का वो सम्मान करते हैं। टैगोर की शांति निकेतन अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से निकला है। भारतीय और पश्चिमी ज्ञान का वो संगम दिखाने का काम करता है शांति निकेतन। और नाइटहुड को क्या त्याग करना, 1919 में जलियांवाले बाग के कांड के विरोध में उन्होंने नाइटहुड पद्धति का जो है उपाधि का जो है त्याग किया था। ब्रिटिश साम्राज्य की उन्होंने आलोचना की थी, इसके लिए मानवता के लिए। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं राष्ट्रवाद पर टैगोर के विचार कि राष्ट्रवाद वो मानते हैं कि राष्ट्र के लिए जरूरी है, लेकिन मानवता उससे भी ज्यादा जरूरी है। और राष्ट्रवाद का संकीर्ण होना जो है बहुत गलत है। इससे क्या है, असहिष्णुता बढ़ सकती है, विद्रोह जो है राष्ट्र में बढ़ सकता है, जो मानवता के लिए ही खतरा होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ खत्म होता है। और टैगोर के राष्ट्रवाद पर विचार की समीक्षा को जब संबंधित जो सवाल आएगा उसमें आपको यही लिखना है कि राष्ट्रवाद जो है अंतिम मंजिल नहीं है, बल्कि मानवता उससे ऊपर है। औपनिवेशिक शासन का विरोध वो करते थे और पश्चिम सभ्यता का विरोध वो नहीं करते थे। वो कहते थे इससे हमें सीखना चाहिए। संकीर्ण राष्ट्रवाद की वो बिल्कुल खुल के आलोचना करते थे और वो बताते थे कि ये असहिष्णुता और आक्रामकता से भरा हुआ होता है। और राष्ट्रवाद और विविध संस्कृति में संतुलन और बनाने के लिए क्या कहते थे भाई, विविधता की सांस्कृतिक विविधता में कि अपनी संस्कृति में आस्था रखो और बाहरी दुनिया से भी सीखने का प्रयास करो, तभी सांस्कृतिक विविधता जो है और राष्ट्र राज्य जो है एक होकर
रह सकता है। ठीक है, राष्ट्रवाद को सर नहीं चढ़ाना है, संस्कृति के ऊपर मानवता को जो है टॉप पे रखना है। तो ये चैप्टर हमारे यहाँ खत्म होता है और आज इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा एक बार हम फिर समझ लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आज इसमें हमने सीखा राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय जो है वो क्या होता है। इसके अलावा हमने ये भी सीखा कि भाई जो है राष्ट्रवाद और बहुलतावाद क्या है और राष्ट्रवाद और विविध सांस्कृतिक विविधता पर रविंद्रनाथ ठाकुर के या रविंद्रनाथ टैगोर जी के विचार क्या है। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। और जो कल की जो 11th क्लास की जो वीडियो होगी राजनीतिक सिद्धांत की, यानी कि हमारे इस बुक की, उसमें हम लास्ट चैप्टर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। वो होगा धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेकुलरिज्म। और इसमें हम सीखेंगे कुछ 5 बातें आज के चैप्टर की तरह कि धर्मनिरपेक्षता आखिर है क्या, धर्मनिरपेक्ष राज्य की जरूरत क्यों है आज के टाइम पे, और धर्मनिरपेक्ष राज्य की विशेषता क्या है, धर्मनिरपेक्षता का पश्चिमी और भारतीय मॉडल में जो है फर्क क्या है, और भारतीय धर्मनिरपेक्षता की हम खुल के आलोचना करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा कल का रहेगा और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। और आज हमने इस बुक का यानी पॉलिटिकल थ्योरी की बुक का 7 चैप्टर को आसानी से ख़त्म करने का प्रयास किया है। 7 वीडियोज़ आप ऑलरेडी देख चुके हो। अब जल्दी 8वीं वीडियो देख लो, शायद लिंक आपको ऊपर आई बटन पे दिख रहा होगा। मेरी आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखने के साथ साथ एक शॉर्ट नोट्स अपने साथ बनाते रहा करो। आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको है ना सीखने और जानने का मौका और अच्छा मिलेगा। और जब आप खुद सीखेंगे जानेंगे तो आप एग्जाम में और अपने तर्क को और ज़्यादा बेहतर करके दूसरों के सामने भी बेहतर तरीके से रख सकते हो। और ये चैप्टर तो एंड हो ही चुका है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और तब तक के लिए नमस्कार।